देखो, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है, जिसको अपन 10th बोर्ड बोलते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, आईबी बोर्ड हो, राइट? वो एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है, राइट? क्या वो उतना डिफ़िकल्ट है जितना डिफ़िकल्ट हमें लग रहा है? तो सबसे पहले तो अपन एग्ज़ाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं एंड किस तरह से ओवर द टाइम तुम्हारी साइकोलॉजी प्रिपेयर करी गई है इस एग्ज़ाम को लेके। अभी सोच के देखो, क्लास 10th में जब भी कोई अंकल, आंटी, भाई, दीदी वगैरह अपन को मिलते हैं, राइट? दे आस्क यू, "कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा?" यू से 10th। अच्छा 10th, तो इस साल तो तुम्हारा बोर्ड आ रहा होगा, राइट? हम सबके साथ ऐसा हुआ है, जब हमसे कोई पूछता है कि कौन सी क्लास में हो, तो हर कोई यही बोलता है, राइट? अच्छा तुम्हारा तो बोर्ड आ रहा होगा। या फिर जब अपन 8th में थे, 9th में थे, 7th में थे, आई थिंक हर किसी के साथ में ऐसा एक किस्सा, इंसिडेंट हमेशा हुआ होगा, जब किसी भैया ने, दीदी ने आके तुम्हें ऐसा बोला होगा, अच्छा तुम तो अभी 8th में हो ना, कोई बात नहीं, मज़े कर लो, पार्टी कर लो, जब 10th में आओगे ना और बोर्ड आएगा, तब तुम्हें मालूम चलेगा। नहीं, जो हमारी लाइफ में किसी न किसी ने इस तरह की बातें, इस तरह की स्टेटमेंट बोली है, राइट? स्कूल में कई बार टीचर बोल देता है कि अच्छा तुम अभी 10th में आ गए, अब तो तुम्हें सीरियस होना चाहिए, तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है, 9th तक तो तुमने कैसे भी पास कर लिया। सो कहीं न कहीं ये सब बातें सुन-सुन के ना, एज़ अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में या हमें क्या लगने लगा है कि 10th एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्ज़ाम है। बट ट्रस्ट मी, मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, राइट? मैं इतने सारे बच्चों ने 10th में अच्छा स्कोर लेके आए, 12th बोर्ड्स में अच्छा स्कोर लेके आए। बोर्ड डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट? बोर्ड डिफिकल्ट बनाया जाता है हमारी इमेज के लिए या हमारी प्रिपरेशन के लिए, कि भैया अगर हम डर पैदा करेंगे तो बच्चा पढ़ लेगा, अगर डर नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। बट आज की डेट में व्हेन बोर्ड एग्जाम आर 70 डेज अहेड ऑफ अस, तो आज की डेट में तुम्हें ये समझना चाहिए कि ठीक है, वो डर के पढ़ाई तो हो चुकी है। अभी हमें ये समझना चाहिए कि क्लास 10th का जो एग्जाम है, व्हिच इज नोन एज बोर्ड्स, राइट? बोर्ड का एग्जाम और तुम्हारा कोई भी एग्जाम जो तुमने क्लास 9th 8th 7th में दिया था, इन दोनों एग्जाम में कोई डिफरेंस नहीं है। द लेवल इज सेम, द राइटिंग स्किल इज सेम। सोच के देखो, पिछले 9 साल से तुम पेपर लिखते हुए आए हो, तुम्हारा स्टेप मार्किंग होता था, राइट? अब 10th में आके भी तो वही है ना, तुम्हें पेपर लिखना है, तुम्हारा स्टेप मार्किंग होगा। सिलेबस भी तुम्हारा 10th का है, जैसा 9th में सिलेबस था, 8th में था, वैसे तुम्हारा भी सिलेबस 10th में है। अभी तुम 10th के लेक्चर्स कर चुके हो ऑलमोस्ट सारे के सारे। तो तुम्हें भी ये आइडिया है कि 10th के टॉपिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपिक्स आर डिफिकल्ट, राइट? टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम का पैटर्न वैसा ही है जिस पैटर्न पे अपन अपने स्कूल के एग्जाम लिखते थे। डिफिकल्टी लेवल भी सेम रहता है। मार्किंग स्कीम को लेके ना बहुत सारे रूमर्स रहते हैं बच्चों में। कोई बच्चा कहता है कि सर बोर्ड का मार्किंग स्कीम बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई कहता है सीबीएसई का डिफिकल्ट होता है। समबडी सेज नहीं, एसएससी में तो ना लोग घर से लड़के आते हैं, तो वो अपना मार्क्स काट लेते हैं बच्चों का। बट ट्रस्ट मी, इतने सालों में इतने बोर्ड के मॉडरेटर्स, टीचर्स, इतने लोगों से मिला हूँ मैं, बातें की है मैंने उन लोगों के साथ में, ऐसा कोई टीचर नहीं होता, राइट, जो तुम्हारे नंबर काटना चाहे। हर टीचर, राइट, नॉट जस्ट इंडिया या नॉट जस्ट वन बोर्ड, राइट, कोई भी टीचर किसी भी क्लास को पढ़ाता है, उसका एक उद्देश्य, उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसके बच्चों का अच्छा स्कोर आए, वो एक अच्छा चीज सीखे और हमेशा खुश रहे। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का स्कोर कम हो, राइट? सो सबसे पहली चीज, बिफोर वी स्टार्ट दी वर्कशॉप, राइट, वर्कशॉप में तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें और सिखाने वाला हूँ, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दी वर्कशॉप, सबसे पहले तुम्हें एक ये चीज अपने दिमाग में डालनी है दैट बोर्ड इज सिंपल, राइट? बोर्ड इज सिंपल एंड ईच वन ऑफ यू कैन इजीली स्कोर वॉट एवर टारगेट स्कोर यू वांट टू स्कोर। सबसे पहले तो खुद के ऊपर विश्वास रखो, बिकॉज जब तक तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे ना, ट्रस्ट मी, सर चाहे कोई और सर तुम्हारी कितनी भी हेल्प कर ले, तुम्हारा स्कोर उतना ही रहेगा या उसी के आजू-बाजू घूमेगा जितना आता है। अगर हमें हमारे स्कोर को इंक्रीज़ करके 95, 100, 97 तक लेके जाना है, then the first thing which is important is you have to start believing. And it is just not for 10th board, it is for everything that you do in your life. सबसे पहले खुद पे विश्वास करो कि हो जाएगा, राइट? सो सबसे पहले खुद पे विश्वास रखो, उसके बाद मैं तुम्हें सिखाता हूँ आगे वर्कशॉप में करना क्या है। अब देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो आई आई फॉर्मली वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप, राइट, जहाँ पे मैं तुम्हें कुछ चीज़ें, कुछ तरीके, जिन वेज में तुम अपने स्कोर्स को इंक्रीज कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा। अब देखो, अभी जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट,
उसको समझता है। अभी कैसा है ना, हर एक बच्चे को पता है कि आज की डेट में वो कितना स्कोर ला रहा है, राइट? ईच वन ऑफ यू नोज कि हाँ यार, आज मेरा इतना स्कोर आ रहा है मैथ्स में या फिर फिजिक्स साइंस में, राइट, या फिर एसएसटी में, वॉट एवर सब्जेक्ट यू पिक, यू नो कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है। एंड देर इज अ टारगेट स्कोर कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर तो मिनिमम लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैथ्स में मेरा 80 का स्कोर आ रहा है, राइट, आउट ऑफ 100, ठीक है। सो अगर मेरा 80 का स्कोर आ रहा है और मुझे उसको 100 तक पहुंचाना है, बिकॉज 100 इज माई टारगेट, मैथ्स में तो 100 आना ही आना चाहिए, तो मुझे ये पता है कि गैप जो है मेरा वो 20 नंबर का गैप है, राइट। अब इस 20 नंबर के गैप को अपन कैसे मिनिमाइज करेंगे, कैसे अपन भरेंगे, या फिर ये 20 नंबर अपन कैसे लेके आएंगे, उस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली चीज तुम्हें जो मालूम होनी चाहिए वो ये कि आज की डेट में वेयर डू आई स्टैंड, राइट। अगर मुझे ये पता है मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ तक जाना है, इसका मतलब मेरे को डिस्टेंस पता है, मुझे गैप पता है कि मेरी प्रिपरेशन में या मेरे स्कोर में और मेरे टारगेट या मेरे ड्रीम स्कोर में कितना गैप है। अगर ये दो चीजें तुमने क्लियर कर रखी है अपने दिमाग में, या आज की डेट में तुम्हें दो चीजें पता है, ट्रस्ट मी 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये होता है कि ये नहीं मालूम मैं कहाँ पे हूँ, ये नहीं मालूम लाना कितना है, राइट। अगर तुम्हें ये दोनों चीजें नहीं पता है तो बीच वाली चीजें फिर मैं नहीं फुलफिल कर सकता हूँ। बट इफ यू नो दीज थिंग्स देन ट्रस्ट मी 50% ऑफ द जॉब इज डन। सो सबसे पहले तुम कहाँ पे हो ये मालूम होना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना है ये मालूम होना चाहिए। अब इसके बीच में जो है, इस गैप को जो अपन फिल करेंगे, उसको फिल करने के लिए एक लॉजिकल, एक एफिशिएंट तरीका होना चाहिए कि नेक्स्ट 70 डेज में किस तरह से अपन इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। तो तुम जहां कहीं भी हो, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि तुम 90 पे होने चाहिए तो ही तुम 100 पे पहुंचोगे। तुम 80 पे हो, 70 पे हो, 60 पे हो, या फिर जरूरी नहीं तुम्हारा टारगेट 100 ही हो। अगर तुम्हारा ऐसा कि नहीं से मेरा 92 भी आ जाएगा तो भी चलेगा यार, आई एम हैप्पी विद 90 अबव, सो माय टारगेट इज 90 अबव एंड राइट नाउ आई एम एट 65। तो 65 से 90 अबव मेरा स्टार्टिंग प्लेस और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन। अब मुझे इस चीज को फिल करना है। अब इस चीज को फिल करने के लिए ही मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड से अलग अलग मेथड्स, अलग अलग अप्रोचेस सिखाऊंगा, राइट। एंड ये अप्रोचेस या लॉजिक जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जो टेक्निक्स है, राइट, नाउ दीज टेक्निक्स विल साउंड कंप्लीटली न्यू टू यू। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने पहली बार सुना है आज, राइट। क्लास 10th में, आज मैं 10th मेरा खत्म होने वाला है, राइट। सो क्लास 10th में मैं इतने टीचर से मिला, इतने भैया से मिला, इतनी दीदी से मिला, राइट। 9th में, 8th में, nobody has given me this kind of approach, right, to handle my marks, राइट। तो सुनने में तुम्हें, ट्रस्ट मी, सुनने में तुम्हें थोड़ा सा नया लगेगा, बट ये वो अप्रोचेस है या फिर ये वो ट्रिक्स है जो पिछले 17 सालों से हम हमारे बच्चों को सिखाते हुए आए, राइट। इन 17 सालों में मेरे बहुत सारे हजारों बच्चों ने, वो चाहे 10th बोर्ड की बात करें, अपन एनटीएससी की बात करें, आईआईटी जेई की बात करें, केवीपीवाई मेंस, एडवांस, ओलंपियाड्स, किसी भी एग्जाम की अगर अपन बात करें, तो मेरे बच्चों ने इस चीज को फॉलो करके हमेशा अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर, एक टॉप रैंक, राइट, या एक अच्छा परसेंटेज गेन किया है। तो वही चीजें आज मैं तुम बच्चों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सो अभी आने वाले टाइम में, मतलब आज अभी से लेके ये चीजें मैं बोलता जाऊँ, जस्ट मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू आर रेप्लिकेटिंग इट इन योर लाइफ। बिकॉज ऐसा नहीं कि आज मेरा वर्कशॉप सुना तो आप कल से तुम्हारा स्कोर 90 पहुंच जाएगा। मैं आज तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा, राइट, एक तरीका बताऊंगा अपनी प्रिपरेशन को करने का, जिस तरीके को मैंने अपने बोर्ड के टाइम फॉलो किया था, जब मैं आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने फॉलो किया था। तो वही तरीका मैं आज तुम्हारे साथ में शेयर करने यहाँ पे आया हूँ, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। तो जस्ट लिसन टू इट एंड ट्राई टू फॉलो एंड रेप्लिकेट इट राइट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। इसका जो इफेक्ट है ना, वो तुम्हें मतलब 3-4 दिन के बाद में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली अपसाइड डाउन। तुम्हें लगेगा 4 दिन पहले मैं क्या कर रहा था लाइफ में, अचानक से मैं ये चीजें फॉलो करने लग गया हूँ, 4 दिन में सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया, मैनेज हो गया, टेंशन भी नहीं आ रहा है, एंड मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि मेरा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। एंड 10-15 दिन के बाद में जब तुम पेपर लिखोगे, तुम्हारा स्कोर अगर पहले 60-65 आता था ना, तो ऑटोमेटिकली वो 80-85 तक पहुंच जाएगा, राइट। 10-15 नंबर का स्कोर तो आराम से बढ़ जाता है, राइट। मैं इतना कैजुअली क्यों बोल रहा हूँ आराम से बढ़ जाता है, मैं समझाता हूँ उसके पीछे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो दो बच्चे लेता हूँ मैं, है ना, 10th क्लास के दो बच्चे हैं एसएससी बोर्ड के,
और या सीबीएसई बोर्ड पकड़ लो, सीबीएसई बोर्ड के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का कैलेंडर भी सेम है, दोनों बच्चों की प्रिपरेशन भी सेम है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? अभी 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के नाम कर देते हैं ए और बी। सो ए और बी में कैसा है, ए और बी का प्रिपरेशन सेम है, सेम स्कूल में गए, सेम टाइप के बच्चे हैं, ठीक है? अभी ए और बी है तो दोनों 2 डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, राइट? अब ऐसा सोच के देखो, ए, राइट, एक ऐसा बच्चा है ना कि जब वो क्लास में, जब वो एग्जाम में जाता है, जब वो 2.5 घंटे का एग्जाम के लिए बैठता है ना, तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग में ना उसका एकदम हार्ट बीट ना एकदम 120 140 भाग रहा होता है। मतलब वो बहुत ज्यादा एंशियस होता है जब पेपर स्टार्ट होने वाला होता है कि पेपर है, बोर्ड है, ये है, 10 थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द किड्स आर लाइक ए कि एग्जाम स्टार्ट होने से ठीक पहले ना वी आर लाइक क्या होगा इस पेपर में यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, मेरा बैंड बच जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब वो पेपर स्टार्ट करता है ना उसका हार्ट बीट बहुत तेज होता है, राइट? हाफ एन आवर 15 मिनट्स इनटू द पेपर एंड उसका हार्ट बीट सेटल होने लग जाता है, राइट? 20 मिनट के बाद में वो बच्चा काम रहता है एग्जाम में और फिर कामली वो अपना एग्जाम देता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल एग्री कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट ना मेरे को लगता है एज इफ पता नहीं आज तो क्या ही हो जाएगा, प्रलय आने वाली है, लेकिन आखिरी में जाके मैं सेटल होता हूँ, मतलब शांत एकदम। वहीं पे बी वाला जो स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट बी, राइट? अब देखो स्टूडेंट भी इस टाइप का है कि जब वो जाता है ना एग्जाम के अंदर तो वो एकदम शेर की जैसे जाता है, अरे देख लिया जाएगा, कोई सा पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम काम एंड कंपोज, राइट? तुम में से कोई ना कोई ऐसा होगा, तुम्हें कोई अपना दोस्त याद आ रहा होगा कि हाँ यार सर जो बोल रहे हैं ना ऐसा वो है, अक्षय बिल्कुल ऐसा ही है। वो एग्जाम के पहले ना एकदम वैसा होता है, चिल टाइप, कूल, राइट? कहते हैं ना कूल ड्यू टाइप्स, अरे डोंट वरी यार हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 90 थोड़ी तो है, राइट? सो कुछ बच्चे वैसे होते हैं कि जो जब एग्जाम में एंटर कर रहे होते हैं ना, दे एंटर विद अ वेरी वेरी फियर, मतलब फियरलेस वाला दबंग टाइप से एकदम सिंगम, राइट? बस आज तो मैं पेपर में पूरा डालूंगा पूरा का पूरा। और वो जब पेपर में जाता है और जब पेपर के 2.5 घंटे में अपन देखें तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंपोज रहता है, लेकिन आखिरी के 15-20 मिनट में ना वो बहुत ज्यादा एंशियस रहता है। अरे यार 15 मिनट बचे हैं यार, 20 मिनट बचे हैं, अरे ये मैं कैसे करूँ, भागना है मुझे, ये करना वो करना, दिमाग में 10 ख्याल चल रहे हैं अलग अलग और पेपर सॉल्व कर रहा है। तो उस समय वो बहुत ज्यादा एंशियस होता है। तो बी वाले बच्चे कुछ इस तरह से होते हैं, ए वाले बच्चे मैंने बताया कुछ इनके मिक्स एंड मैच होता है, किसी के साथ दोनों प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में और लास्ट में। सो एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दी एग्जाम्पल, अभी देखो 2 बच्चे हैं ना ए और बी, ठीक है? अभी ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में बहुत टेंशन में है। अभी देखो तुम्हें भी पता है टेंशन में रहोगे तो सिली मिस्टेक ज्यादा करोगे, राइट? टेंशन में रहोगे तो होगा क्या, 2 into -3 लिख दोगे -5, याद ही नहीं रहा, कुछ और कर दिया, राइट? या फिर 2 into -3 -1 लिख दिया, 2 into -3 6 लिख दिया, राइट? ये सारी सिली मिस्टेक्स होती है व्हेन यू आर एंशियस। व्हेन यू आर नॉट एंशियस ना तो तुम आराम से कर देते हो, 2 into -3 is -6, राइट? अभी एग्जाम में तुम एंशियस हो, तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है। अभी सोच के देखो, ए वाला स्टार्टिंग वाले हाफ एन आवर में एंशियस रहता है, अगर ये ए वाला बच्चा स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में मान लो ये कहता है मैं पेपर उल्टा सॉल्व करूंगा, पहले 5 नंबर वाले सॉल्व कर लेता हूँ। 5 नंबर वाले मतलब लेंदी वाले, डिफिकल्ट वाले, ये वैसे भी एंशियस रहता है और डिफिकल्ट वाले सॉल्व करेगा तो होगा क्या, तो बैंड बजने वाली बात होगी ना। डिफिकल्ट वाले उठा रहा है और टेम्परामेंट भी नॉर्मल नहीं है, तब तो गलतियां बहुत सारी होनी है, तो पेपर बिगड़ जाएगा, उसका स्कोर डिप हो जाएगा एज कम्पेयर टू वॉट एवर स्कोर ही माइट हैव गॉट। अगर ये बच्चा उल्टा करेगा कि पहले 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, तो सोच के देखो लॉजिकल बात है ना, ये बच्चा ज्यादा स्कोर निकाल लेगा। अभी अपना शेर देखो, राइट? सिंगम वाला बच्चा, सिंगम वाला बच्चा क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में बहुत कंपोज रहता है, आखिरी में आधा घंटे में इसका बैंड बजता है, ठीक है? अभी अगर ये बच्चा स्टार्टिंग में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो ही इज कंपोज एंड सॉल्विंग 1-1 नंबर का क्वेश्चन, राइट? तो जब उसका कामनेस बहुत ज्यादा है तब वो एक एक नंबर बटोर रहा है, और आखिरी में जब ही विल बी एंशियस और हार्ट बीट 140-150 भाग रहा होगा, राइट? एकदम मतलब उसको F1 रेसिंग वाला फील आ रहा होगा, तब वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन उठा रहा है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सोच के देखो ना, पार्शियल मार्किंग होता है, 1.5 मतलब ये रिजल्ट निकाला तो 1 नंबर, ये निकाला तो 1 नंबर, ये निकाला तो 1.5 नंबर एंड सो ऑन। अगर पहले स्टेप में उसने सिली मिस्टेक कर दिया तो गए आगे वाले नंबर, कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो मिलेगा। वही अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन करेगा और उसमें गलती कर देगा तो 1 नंबर जाएगा मेरा। आ रहा है समझ में? तो अब देखो ए और बी सिंपल सा चेंज करना पड़ेगा। ए को क्या करना चाहिए, अगर पहले वो कंपोज रहता, अगर पहले वो एंशियस रहता है
तो पहले वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस करेगा। ये बी वाला बच्चा अगर आखिरी में पैनिक करता है तो पहले ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सा ऑल्टरेशन किया हमने, क्या किया है, सिर्फ एग्जाम में तो क्वेश्चन कौन सा पहले सॉल्व करेगा, दैट्स इट। अगर मैं सिंपल इतना सा ऑल्टरेशन कर दूं तो सोच के देखो, सेम प्रिपरेशन के साथ में सेम बच्चा एग्जाम में अपना स्कोर ज्यादा कर देगा, राइट। 5-7 नंबर तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही निकाल सकता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, या फिर जैसे आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नेक्स्ट 70 डेज में आपको क्या करना है, अगले 70 डेज में देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन कौन सी है? पहली, कि तुम्हें पढ़ाई क्या करनी है और तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है, दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज एग्जाम के अंदर तुम्हें एग्जाम कैसे लिखना है। अभी मेरे एग्जाम्पल समझ में आया ना? अगर एग्जाम के अंदर तुम्हें क्या लिखना है उसका तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी या फिर एक कहते हैं ना एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है, तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी एग्जाम के अंदर। सो इसीलिए पूरी की पूरी अगले 70 डेज की प्रिपरेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। अगर तुम्हारा एग्जाम में तुम्हें अच्छा स्कोर निकालना है, सो देर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पहला, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ प्रिपरेशन। आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ प्रिपरेशन फैंसी सा नाम है, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है, राइट, तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना है। अभी बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो, बट ट्रस्ट मी, हर एक बच्चा जानता है टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता है। और अगर हो भी गया तो एक दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, चौथे दिन तो वो टाइम टेबल या तो फाड़ फूट के अपन डस्टबिन में फेंक देते हैं, या फिर वो चिपका रहता है वॉल पे बेचारा, राइट, आप उसको देखते भी नहीं है ना। हम सबके साथ में ये प्रॉब्लम होती है, राइट। प्रॉब्लम हमारे साथ में, सबके साथ में है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं इस टाइम टेबल वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। वो मैं आगे बताऊंगा जब अपन टाइम टेबल वाली स्लाइड पे आएंगे। सो अभी कैसा है, पहला चीज क्या हुआ जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कि आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ प्रिपरेशन, कि नेक्स्ट 70 डेज में तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है और तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस तरह से कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। देखो, एग्जाम में तुम्हें लिखना कैसा है तुम्हारे स्कूल ने तो बहुत अच्छी तरह सिखाया होगा, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, राइट। जो बेसिक चीजें है ना, कि आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, सीबीएसई वाला बच्चा है तो महाराष्ट्र बोर्ड वाला तो अपनी बुकलेट सॉल्व करेगा महाराष्ट्र बोर्ड की, ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर करने हैं, लिखना कैसे है, राइटिंग स्टाइल, वो सब चीजें, उन बेसिक डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ इस वर्कशॉप में। वो बेसिक डिटेल्स अगर तुम्हें नहीं पता है, बाई चांस बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर स्टफ, अगर स्कूल तुम्हें नहीं समझा पाया है, you can always call me or ping me or talk to plus minus academy people. They will connect you to me and I will help you out. बट अभी इस वर्कशॉप में एक लिमिटेड टाइम है तो मैं एक बार में एक ही चीज करा सकता हूँ। तो अभी मैं तुम्हें प्रिपरेशन और एग्जाम डे स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो पहला क्या हुआ, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, दूसरा क्या होगा, एग्जाम के दिन हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, राइट, हम किस तरह से उस पेपर को फोड़ने वाले हैं। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर तुम्हें 90 से ऊपर का स्कोर मारना है तो। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, तुम हमेशा फर्स्ट वाली चीज पे काम कर रहे थे, फर्स्ट वाली पे भी तुम आधी अधूरी काम कर रहे थे, और सेकंड वाला तो कभी दिमाग में आया ही नहीं होगा, राइट। सो आ जाओ, अपन आगे चलते हैं फिर। सो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला टॉपिक ले रहा हूँ, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ दी प्रिपरेशन, कि भैया पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, राइट। अभी देखो, अपन बच्चों से बात करते हैं, तुमसे किसी से बात करूं, राइट, और पूछूं कि विच इज योर नॉट फेवरेट सब्जेक्ट, somebody will say math, somebody will say science, somebody will say SST, कि सर मेरे को, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे को मैथ्स है ना समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे को मैथ्स में कुछ भी नहीं आता। बट ऐसा नहीं है ना कि तेरे को मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, राइट। यू आर नॉट जीरो बाय सन्नाटा। जीरो बाय सन्नाटा मतलब कि कुछ आता ही नहीं मेरे को मैथ्स में, राइट, ऐसा तो नहीं है। देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो आपको नहीं आते होंगे, उन फ्यू टॉपिक्स में भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे जहां पे आपको दिक्कत हो रही होगी, बाकी चीज आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। तो किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको नहीं आता। सिमिलरली कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा एग्जाम डिफिकल्ट है। अब किसी भी बोर्ड के पेपर को उठाओगे ना, तो बोर्ड का पेपर हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 70%, 20%, 10%। ऊपर नीचे कर लो उसको अलग अलग बोर्ड में। 70% में क्या होता है, 70% इज ईजी। सो व्हेन आई से इजी फॉर बोर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी बोर्ड की बुक में लिखा है, जो तुम्हें सिखाया है, जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल, सिमिलरली वही एग्जाम्पल, राइट, हम आपसे एग्जाम में पूछेंगे, बस इक्वेशन चेंज कर देंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ रेप्लिकेट करना है, जो मैंने बुक में सीखा है, जो मैंने क्लास में सीखा है, आई हैव टू रेप्लिकेट। तो 70% इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन, राइट। मैं अगर मैथ्स और साइंस की बात करूँ तो बिकॉज बीइंग अ मैथ्स टीचर, मेरे सारे एग्जाम्पल मैथ्स वाले होंगे मोर और लेस, राइट। बट तुम उन लॉजिक को बाकी सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हो, इट विल नॉट यू नो
कुछ नेगेटिव नहीं होगा, और ऐसा नहीं कि ये लॉजिक सिर्फ मैथ्स के लिए होता है, हर जगह लगेगा। तो अभी मैं कहाँ था? हाँ, 70% कौन सा हो गया? बुक से कॉपी करने वाला। तो तुमने अभी बोर्ड का बुक तो देखो एक बार लगा लिया होगा, नहीं लगाया है तो दोबारा लगा लो, राइट? उसको लगाओ। बोर्ड का बुक तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। रात को 2 बजे उठा के भी अगर मैं तुम्हें बोर्ड की बुक का सवाल दे दूं ना, नींदों में भी तेरे को वो सॉल्यूशन पता होना चाहिए। बोर्ड का बुक इस तरह से दिमाग में छप जाना चाहिए, तो रिवाइज करो, राइट? बिकॉज जितना रिवाइज करोगे बोर्ड का बुक, 70% वही बोर्ड की बुक से आएगा। डोंट गो आफ्टर एनी अदर बुक कि भैया कोई बोल रहा है आर डी शर्मा, कोई बोल रहा है टीएमएच, कोई बोल रहा है पियर्सन, कोई बोल रहा है आर्यन, कोई बोल रहा है दिशा, कोई बोल रहा है ई वाला टेस्ट कर लो। सब बकवास है। ट्रस्ट मी, एक किताब अच्छे से करो, राइट? और उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। 70% सिलेबस इज फ्रॉम देयर, आराम से स्कोर निकलेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आकाश भैया ने बोला कि नहीं तू पियर्सन का बुक कर, राइट? फिर अरे नहीं, श्वेता दीदी बोल रही है कि एक काम कर तू है ना, वो वाला बुक लगा आर डी शर्मा का, कोई और, अरे उसका, फिर मम्मी आ जाएगी कहीं से बीच में पिक्चर में। अरे पता है वो भैया एक, मेरी उनसे बात हुई थी आंटी से, तो उनके बेटे का 95% आया था मैथ्स में, उसने ये 3 किताबें सॉल्व की, तू भी ये 3 किताब सॉल्व कर ले। नहीं होता ऐसे, राइट? सिंपल सा तरीका। अगर तुम जिस बोर्ड के हो ना, उस बोर्ड की किताब को तुम रिवाइज करो, मिनिमम 2 बार सॉल्व कर लो। 2 फायदे होंगे देखो उससे। एक, एग्जाम में 70% पेपर उसी में से आएगा, सेम क्वेश्चन, तो तुम्हें सोचने में टाइम नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन को देख के तुम अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखा, फिर तुम ऊपर देख के सोच रहे हो इसको मैं करूंगा कैसे, यू आर वेस्टिंग 5 सेकेंड 7 सेकेंड, राइट? और ऐसे 10 हुए तो तुम्हारे हो गए आराम से 1.5 2 मिनट। इसी वजह से तुम्हारा टाइम शॉर्ट रहता है। तुम देखे देखो, जिन बच्चों के स्कोर्स बहुत ज्यादा आते हैं ना, वो ऊपर देखता ही नहीं है बच्चा, वो नीचे लिखे पड़ा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 देखा लिख रहा है, सेकंड देखा लिख रहा है, थर्ड देखा लिख रहा है, मुंडी उसके ऊपर ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज उसने रिवाइज किया है बुकलेट को, 2 बार रिवाइज किया है, इसलिए उसको सोचना ही नहीं पड़ता है। उसकी आंखें क्वेश्चन देखती हैं, दिमाग बताता है ये रहा सॉल्यूशन, हाथ चालू हो जाता है। एंड दिस इज हाउ यू सेव योर टाइम। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है टाइम बचाने का एग्जाम में, राइट? सो 70% तो ये हुआ। अभी 20% होता है मीडियम, और 10% होता है डिफिकल्ट। मीडियम वाला कौन सा होता है? जहाँ पे वो क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा बहुत इक्वेशन को ऊपर नीचे कर देते हैं, राइट? इसका मतलब तुम्हें 20%, और 10% जो डिफिकल्ट होता है उसमें थोड़ा सा ऊपर, मतलब ना क्वेश्चन का टाइप बदल गया, लैंग्वेज ही बदल दी उन्होंने। ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एज वेल। तो एक अंडरस्टैंडिंग वाला बात होगा कि मेरा इंटरप्रिटेशन स्किल होना चाहिए। पूछो उसने वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में पूछने का तरीका बदल दिया। तो थर्ड वाला जो 10% होता है, यू नीड टू है ना हैव अ इंटरप्रिटेशन स्किल्स। सेकंड वाले के लिए थोड़ा सा ट्वीक करके उसने क्वेश्चन दिया है। तीनों चीजों को हैंडल अगर अपन आराम से कर लेंगे तो अपना स्कोर 100% आ जाएगा। मैं धीरे करके, देखो मेरी बातें सुनते जाओ और लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, धीरे करके मैं हर एक पॉइंट का सॉल्यूशन भी बोलता जाऊंगा, राइट? तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला? कोड का बुक तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, 2 बार तुम्हें रिवाइज करना चाहिए। ट्रस्ट मी, 70% मार्क्स से नीचे कम नहीं आएगा अगर देखो बोर्ड का बुक तो 2 बार सॉल्व कर लिया है। तो किसी भी बच्चे का स्कोर अगर आउट ऑफ 170 के नीचे आ रहा है, सिंपल सा गोल्डन रूल है, बोर्ड का बुक पकड़, बोर्ड का बुक का सॉल्व एग्जाम्पल, बोर्ड का बुक का एग्जाम्पल सॉल्व कर दे, लिख ले, एक बार हो जाए दोबारा कर ले, एंड ऑफ दी स्टोरी। 70 से ऊपर का स्कोर तेरा आएगा ही आएगा, फर्स्ट, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, अभी देखो। सो अभी ये है क्वाड्रेंट मेथड, राइट? सबसे पहली ट्रिक जो तुम्हें आज रात को करनी है, राइट? अब ये समझो, राइट? और इसको आज रात को ही करना है, इसको कल रात को, परसों रात को, या फिर मैं होली के पहले करूंगा, होली के बाद करूंगा, खाने के बाद, खाने के पहले, वो सब नहीं चलेगा अभी। ठीक है? क्वाड्रेंट मेथड है, आज रात को तुम्हें ये कहानी करनी है पूरी की पूरी। है क्या और करना क्या है वो मैं समझाता हूँ तुम्हें। अभी देखो क्वाड्रेंट मेथड में क्या है। अभी अपन क्या बात कर रहे थे कि कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसमें तुम एक स्कोर लेके आ रहे हो, राइट? जो भी तुम्हारा एग्जाम में स्कोर आ रहा है, एंड यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंग्लिश में तुम्हारा 90 प्लस आ रहा है, राइट? एंड लेकिन साइंस में कम आ रहा है, तो यू वांट टू फोकस मोर ऑन साइंस, कि मेरे को साइंस में स्कोर को इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूँ? तो साइंस में अगर स्कोर को इंक्रीज करना है, तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है, अपनी वीकनेस पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में क्या तुम्हें आता है और क्या तुम्हें नहीं आता है, राइट? एट अ माइक्रो लेवल वो पहचानो। बिकॉज जब तक मुझे ये नहीं मालूम चलेगा कि किस लेवल पे या किस टॉपिक पे मुझे बहुत पंगा है,
और उस टॉपिक में किस वजह से पंगा है, तब तक मैं काम कैसे करूँ, राइट? अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है अपन डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है मेरे को दवाई दे दो, नहीं, डॉक्टर बोलेगा पागल है क्या, कहाँ हो रहा है ये तो बोल। आ रहे समझ में? तो यू एज अ स्टूडेंट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, किस वजह से कट रहे हैं। जिस वजह से कट रहे हैं, अगर वो एकेडमिकली कोई प्रॉब्लम है तो मैं एकेडमिकली करूँ, अगर वो एग्जाम के टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है तो फिर मैं एग्जाम के टेम्परामेंट वाला तरीका लगाऊंगा। जैसी बीमारी वैसी दवाई। तो अभी अपन देख रहे हैं एकेडमिक वाली प्रॉब्लम के लिए, राइट? अभी देखो इसमें करना क्या है तुम्हें, है ना? जैसे मैं मैथ्स का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अपना मैथ्स का बुक ले लो, राइट? जो भी तुम्हारा 10th बोर्ड का बुक है, ऑफिशियल बुक जो सब्सक्राइब करा गया है। अभी उस बुक का इंडेक्स खोल लो। इंडेक्स मतलब सारे टॉपिक का लिस्ट तुम्हें दिख रहा होगा। अगर दो बुक्स है, बुक वन बुक टू, तो पहले बुक वन का कर लो फिर बुक टू का कर लेना, और पास में रखो एक A4 शीट। A4 शीट मतलब एक प्लेन पेपर। अब उस प्लेन पेपर को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ देखो मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। तुम 10th के बच्चे हो, राइट? सबको आप मालूम है क्वाड्रेंट मतलब एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, है ना? अभी देखो ध्यान से सुनो। पॉजिटिव एक्स पे मैंने क्या किया है, प्रिपरेशन लेवल प्लॉट किया है। मतलब एक्स पे कौन सी वैल्यूज आएंगी, हाउ मच आई एम प्रिपेयर्ड। हाउ मच आई एम प्रिपेयर्ड मतलब हाउ मच आई एम कंफर्टेबल। वाई पे क्या आएगा, कितना मैं स्कोर निकाल पाता हूँ, या मतलब एग्जाम में जब उसका क्वेश्चन आता है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं होते। ठीक है? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्या, पॉजिटिव प्रिपरेशन पॉजिटिव स्कोर। इसका मतलब मैंने पढ़ाई भी करी है, मैं कंफर्टेबल भी हूँ, मेरा एग्जाम में स्कोर भी आता है, मतलब उस टॉपिक के तो क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट? क्वाड्रेंट नंबर टू, जो क्वाड्रेंट नंबर टू तुम्हारे 10th बोर्ड में नहीं होगा। ये नॉर्मली अपना कंपटीशन एग्जाम होता है ना, या फिर जैसे तुम आईआईटी जेई या केईपी वा एनटीएससी इन सब का तैयारी करोगे ना, तब तुम्हारे लाइफ में आता है, बट बोर्ड में नहीं आता। तो सेकंड क्वाड्रेंट भूल जाओ अभी कि एग्जिस्ट करता है हमारे लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्या, देखो, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। एक्स नेगेटिव मतलब मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, या फिर मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ और मेरे स्कोर भी नहीं आता, राइट? सिंपल सा लॉजिक है। फोर्थ वाला क्या है, देखो ऐसे फोर्थ वाले टॉपिक भी होते हैं बहुत सारे। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। मैंने पढ़ाई तो कर ली है, राइट? मैं कंफर्टेबल भी हूँ, पर पता नहीं क्या होता है एग्जाम में स्कोर ही नहीं आता, उसका क्वेश्चन में कुछ चमकता ही नहीं है, कैसे करना है, हर बार इसी क्वेश्चन में गलती होती है। जैसे ना मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्लास 10th में अगर मैं बात करूँ, मतलब जितने मैं सीबीएसई वाले बच्चों से मिला हूँ, जैसे डीएवी वाला स्कूल, डीएवी ऑन जो है, राइट, डीएवी ऑन, सिटी प्राइड निगड़ी, राइट, इन दो स्कूल के बच्चों से रिसेंटली मैंने बात किया है। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में। सर समझ में तो आ जाता है सर, एग्जाम में पता नहीं कुछ ना कुछ मैं गलती करके आता हूँ उसके अंदर, मेरा कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता है। तो वो बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन से क्वाड्रेंट में लिखेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब तुम्हें करना क्या है, देखो एक A4 लिया, 4 क्वाड्रेंट बनाए, इंडेक्स देखा, इंडेक्स पे पहला चैप्टर देखा। पहला चैप्टर क्या लिखा है, टिग्नोमेट्री। अभी टिग्नोमेट्री मुझे कैसा लगता है, या मैंने टिग्नोमेट्री पढ़ा तो है, मुझे फॉर्मूले भी याद है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS, होता ही नहीं है। LHS को लेके करता रहता हूँ, RHS आता ही नहीं है। जबरदस्ती लिख के आता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, बहुत बार अपन करते हैं, नहीं आता। तो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में उस चैप्टर का नाम लिख दिया टिग्नोमेट्री पेपर पे। फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक देखा, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा यार, ये तो कोविड के कारण तो सिलेबस भी कम हो गया है, जीपी वीपी गायब हो गया अपना, मैंने जितना आता है पढ़ा है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। सो मैंने उसको डाल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर्कल्स ना मैंने पढ़ा है, जब ऑनलाइन क्लास में था तब मैं सो रहा था, वीडियो ऑफ करके खेल रहा था, गेम्स खेल रहा था, तो ना तो पढ़ा और ना ही मुझे आता है, और ना ही फिर स्कोर आता है। तो सर्कल्स थर्ड क्वाड्रेंट में। आ रहा है समझ में? तो जितना भी तुम्हारा चैप्टर है ना मैथ्स का, उस पूरे के पूरे मैथ्स के चैप्टर्स को क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट सेकंड, सॉरी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड में कुछ नहीं आएगा, अगर बाई किसी का भी में आ रहा है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बट बोर्ड में 10th बोर्ड में आई डोंट थिंक सेकंड में कुछ आता है। सेकंड मतलब तुमने कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन तुम एग्जाम में स्कोर निकाल देते हो, व्हिच इज नॉट रियली पॉसिबल एज फार एज बोर्ड्स आर कंसर्न। सो सबसे पहले चैप्टर डिवाइड कर दो, ठीक है? अब ये तुम मैथ्स के लिए भी कर दो, साइंस के लिए भी कर दो, जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें ये है कि मुझे स्कोर को इम्प्रोवाइज करना है, मेक श्योर यू मेक दिस क्वाड्रेंट का चार्ट एंड प्लेस इट ऑन द टाइम टेबल, सॉरी ऑन द स्टडी टेबल। अभी देखो कितना बड़ा काम हो गया, छोटी सी चीज है, लेकिन हमने हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है।
इसका मतलब अब देखो मुझे ये पता है कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि हमेशा होता क्या है, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, हमेशा चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तुम कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, किसी भी क्लास का किसी भी बच्चे से पूछ लो, उस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग वाले चैप्टर से ना अपन बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बीच वाले में तो बैंड बजा हुआ रहता है अपना। तो तुम खुद देखो, कभी भी ना चैप्टर 1 में अपन को ऐसा नहीं होता कि चैप्टर 1 मेरे को नहीं आता है, मोस्टली तुम्हें चैप्टर 1 हमेशा आएगा, राइट? बिकॉज सबसे पहली बार क्लास में वही टॉपिक पढ़ाया जाता है। किसी भी क्लास में ना अपन स्टार्टिंग में बहुत वो रहते हैं, इस बार तो पर यार पिछली बार तो मैंने पढ़ाई कम की थी, इस बार तो मैं फोड़ दूंगा, राइट? और एक महीने बाद अपन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, अरे यार एक साल बाद एग्जाम है ना। या फिर जब भी अपने अंदर मोटिवेशन आता है, चाहे वो किसी टीचर से आए, चाहे पेरेंट्स से आए, चाहे भाई बहन से आए, तो अपन अच्छा ठीक है आज से मैं मैथ्स पढ़ूंगा। लोग खोलते हैं बुक, चैप्टर नंबर 1, 10 पेज पढ़े, एनर्जी खत्म, मोटिवेशन खत्म, बंद करो बुक, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, तो चैप्टर नंबर 1 हमेशा अपन कंफर्टेबल होता है। सो अगर तुम ये चार्ट नहीं बनाओगे तो हमेशा क्या होता है, अपन वही चैप्टर बार बार करते रहते हैं जो हमें आता है। अभी देखो तुमने क्वाड्रेंट बना दिया ना, अभी तुम्हारे दिमाग में देखो 3 क्वाड्रेंट बन चुके हैं, 1, 3 एंड 4, किसी भी टॉपिक के लिए। अभी क्वाड्रेंट तो बना दिया, अब इस क्वाड्रेंट की कहानी को करना क्या है, देखो। अभी सबसे पहले क्या होगा कि जो मेरा क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 तो कौन सा है, पढ़ाई भी करी है, स्कोर भी आ रहा है, तो आज की डेट में मुझे कंसर्न नहीं है उस टॉपिक का। तो तुम्हें देख के भी अच्छा लगेगा कि क्वाड्रेंट 1 में मेरे 5 टॉपिक्स हैं। अच्छा, इन 5 टॉपिक्स में मेरे अब मेरे कोई टेंशन नहीं, 5 तो मेरे को दिख रहे करे हुए, नीचे कितने मेरे पास, नीचे 4 टॉपिक्स है। अब इन 4 टॉपिक्स पे मेहनत करता हूँ, अगले हफ्ते भर में ये चारों टॉपिक्स थर्ड फोर्थ से फर्स्ट में भेज दूंगा, एंड देन आई एम डन, राइट? सो दैट इज अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू। जितना ज्यादा तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालोगे, सामने देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। बिकॉज ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे सारे बच्चों ने मुझे हमेशा ये बोला, सर क्वाड्रेंट बना के हम सामने रखते हैं ना, तो इट गिव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, और डेली ना वो एक मोटिवेशन मिलता रहता है, इस चैप्टर को यहाँ पहुंचाना है, इसको यहाँ पहुंचाना है, एंड सो ऑन। बिकॉज द सेम थिंग आई ऑल्सो अप्लाइड व्हेन आई वाज इन 10th, राइट? तो अभी देखो क्वाड्रेंट 1 कुछ नहीं करना, बस है ना क्वाड्रेंट 1 में, बस कभी कभार उसके अपन नोट्स रिवाइज कर लेंगे ताकि उसको भूल ना जाए। अभी क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 की प्रॉब्लम तो मिल गई, अभी उसकी दवाई क्या है वो देखते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या हो रहा है, वहां पे वो चैप्टर्स है जो मैंने पढ़े भी नहीं है, या फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल, प्लस एग्जाम में भी कुछ स्कोर नहीं आता। तो सबसे पहले जो तुम काम करोगे ना, मतलब आज तुमने चार्ट बनाया, अब कल से जो तुम काम करने वाले हो ना, वो तुम काम करने वाले हो चैप्टर सॉरी क्वाड्रेंट नंबर 3 पे। अब क्वाड्रेंट नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने नोट्स पढ़ना है, जो तुम्हारे क्लास नोट्स है। अगर क्लास नोट्स नहीं है तो अपना बोर्ड का बुक पढ़ना है, लाइन से पढ़ते जाओ, राइट? जो फॉर्मूला आया, जो कंसेप्ट आया वो सीखो। कोई सॉल्व एग्जाम्पल दिखता है, सॉल्व एग्जाम्पल को रीड कोई नहीं करेगा, राइट? सब बच्चे इसको रीड करते हैं जैसे पता नहीं हनुमान चालीसा है वो। सॉल्व एग्जाम्पल दिखा ना, दिखा तो अपना नोटबुक उठाओ, उसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व हुआ तो आंसर मैच कराओ, इट्स ओके, स्टेप्स चेक करो, सॉल्यूशन में जितने स्टेप उसने लिखे उतने स्टेप तुम्हारे यहाँ पे होने चाहिए सारे के सारे। एक्स्ट्रा हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, राइट? तो तुम्हारा उससे राइटिंग स्किल का एक टेम्परामेंट भी बनता जाएगा। अगर मैच कर रहा है आंसर, इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है देन सी दी सॉल्यूशन किया और उसने कैसे सॉल्व किया कि उसका आंसर आ गया और तुम्हारा आंसर नहीं आया, राइट? सो सॉल्व एग्जांपल किया और उसके बाद बोर्ड की बुक से ही तुमने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया, दैट्स इट, और कुछ मत करो। तुम और किसी चीज में जाओगे ना, बहुत टाइम लगेगा खत्म करने में, राइट? तो कोई अगर क्वाड्रेंट 3 में है, ट्रस्ट मी, सिर्फ बोर्ड का बुक उठा के बोर्ड का बुक खत्म कर दो सबसे पहले, और कुछ मत करो। जब वो खत्म हो जाए, क्वाड्रेंट 3 से उस टॉपिक का नाम काट दो, उसको क्वाड्रेंट 1 में लिख दो, ठीक है? अभी क्वाड्रेंट 4 देखते हैं। क्वाड्रेंट 4 में क्या है, क्वाड्रेंट 4 में ये कहानी है कि मैंने पढ़ा तो है, मुझे कंफर्टेबल तो हूँ मैं, बट पता नहीं मेरा स्कोर नहीं आता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब मैंने वो टॉपिक पढ़ा था, आज उस बात को भी 1 साल हो गया है, इस वजह से शायद मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। या फिर कुछ पंगा है, राइट? या फिर उस चैप्टर में कुछ ऐसा है, जैसे कई बार ना मेंसुरेशन में होता है। मेंसुरेशन में कैसा होता है ना कि जैसे वो नॉर्मल वाला क्वेश्चन आता है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाला, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते सब बन क्या रहा है यहाँ पे, कैसा बनाऊं मैं, राइट? उसके बाद में मैं फिर कुछ वॉल्यूम या एरिया निकाल पाऊंगा ना।
तो देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, अपने रिवाइज करो नोट्स। अब मैं हर जगह नोट्स रिवाइज करने को बोल रहा हूँ। पहले वाले में मैंने कैजुअली बोला, दूसरे वाले में मैंने सॉल्व एग्जाम्पल के साथ बोला, अब तीसरे वाले में सुनो कोडेड नंबर 4 में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, राइट, नोट्स पढ़ो। अब नोट्स को एक एक लाइन से पढ़ते जाओ बोर्ड की बुक में। जहाँ पे भी तुम्हें लगा ना कि मुझे ये अक्षर का मतलब नहीं पता है, या फिर ये लाइन क्या बोलना चाह रही नहीं पता, अंडरलाइन इट, whether you think it is important or not important, right? You need to find out what that statement means. कई बार क्या होता है ना, हम डेफिनेशन को तो अंडरलाइन कर देते हैं, डेफिनेशन के ऊपर वाली लॉजिक की जो कहानी है उसमें एक लाइन थी वो मेरे को समझ में नहीं आई, बट हम तो ऐसा होता है, अरे मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो डेफिनेशन से मतलब है। उसने बैंड बजा रखी है उस लाइन में अपना, राइट। अगर वो लाइन मेरे को समझ में आ जाएगी ना तो मेरे को सारी चीज समझ में आ जाएगी। बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, राइट। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट वेक्टर्स और नॉट। सो जब मैं क्लास 11th में था ना, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जी, तो हमें वेक्टर्स पढ़ाया गया, ठीक है। सो अभी वेक्टर कैसा होता है, वेक्टर को बोलते हैं ये तुम्हारा स्टार्ट है, यहाँ पे तुम्हारा एंड है, या एरो बना रहता है, यहाँ पे ऐसा रहता है वेक्टर्स, ठीक है। सो दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, एक फ्री वेक्टर होता है, एक लोकलाइज वेक्टर होता है, ठीक है। तो जब मेरे टीचर ने क्लास में फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर का डेफिनेशन समझाया था ना, इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, राइट, 2 मिनट से ऊपर डेफिनेशन नहीं चलता है। तब मुझे पक्का यकीन है मैं आजू बाजू किसी ना किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ पक्के से, तो मैंने डेफिनेशन सुना ही नहीं, राइट। और उसके बाद वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। अब वेक्टर्स के क्वेश्चन में होता क्या है ना, कि टीचर ये वेक्टर रहा, बोलेगा अच्छा एक काम करो इसको उठा के यहाँ लेके आ जाओ, ये अभी भी सेम वेक्टर है, उठा के यहाँ ले जाओ, सेम वेक्टर है। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये वेक्टर सेम कैसे रहा, ये तो कहीं और है क्वाड्रेंट में, यहाँ लेके आया तो ये क्वाड्रेंट में कहीं और गई, तो ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था अभी थर्ड में आ गया, ये टीचर इन दोनों को सेम क्यों बोल रहा है। तो मेरे को लगता था कि मेरे टीचर ना भूल गया वेक्टर पढ़ाना, उसको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझाया जा रहा है, राइट, ऐसा थोड़ा ना होता है। सो वेक्टर्स में मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता था, क्यों, आई जस्ट मिस द 2 मिनट्स का इंपॉर्टेंट टॉक दैट माय टीचर टोल्ड अस। और वो 2 मिनट में बात क्या थी, 2 मिनट में बात ये थी कि फ्री वेक्टर और लोकल वेक्टर, सॉरी, फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज वेक्टर। सो फ्री वेक्टर के केस में क्या होता है, आप अगर चेंज कराओगे ना ऐसे इसको, तो वो सेम वेक्टर ही रहता है। लोकलाइज वेक्टर अगर मैं बोलूंगा तो ये वेक्टर और ये वेक्टर डिफरेंट होता है। तो अपने जो आईआईटी जेईई के सिलेबस में होता है ना बेटा, वो फ्री वेक्टर होता है, हमेशा याद रखना। ये सेंटेंस तो मैंने सुना ही नहीं, और मैंने पूरी क्लास सुनी है बैठ के। अब मैं बैठ के यही सोच रहा हूँ कि सर हमेशा वेक्टर को घुमा के सेम क्यों बोल देते हैं, तो अलग अलग वेक्टर होता होगा। बच गया ना मेरा एक पूरे पूरे चैप्टर का बैड, राइट। ट्रस्ट मी, मुझे उस चैप्टर को ठीक करने में फिर बहुत सारा एफर्ट लगा था, बिकॉज अब मुझे नहीं मालूम प्रॉब्लम क्या है, टीचर को नहीं मालूम मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है। मार्क्स तो कहीं नहीं आ रहे एक चैप्टर में, बाकी सब जगह स्कोर लेके आ रहा हूँ, लेकिन वेक्टर्स में आ ही नहीं रहा। फिर कभी तो ऐसी बातों बातों में मुझे किसी ने बोला, तब मेरे को समझ में, अच्छा ऐसा होता है, जेई में से फ्री वेक्टर्स है क्या। बोले हाँ, जेई के सिलेबस में है ही फ्री वेक्टर्स, तो लोकलाइज वेक्टर को मत लाए यहाँ पे, और मैं लोकलाइज वेक्टर लेके बैठा हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे चैप्टर्स में ना एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, कोई एक लॉजिकल बात होती है जो बहुत बार हमें प्रॉब्लम देती है। एंड ट्रस्ट मी, मेरी स्टोरी जस्ट वन स्टोरी, अदरवाइज देर आर थाउजेंड स्टोरी जो मैं रोज सुनता हूँ बच्चों से, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर इस वजह से उस वजह से। आई ऑलवेज मेक श्योर यू रीड लाइन बाय लाइन, एंड वॉट एवर वर्ड, वॉट एवर स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट देखो उस चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा है ना, मार्केट एंड आस्क योर फैकल्टीज, राइट। अगर तुम्हें मैथ्स का चाहिए, साइंस का चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस, राइट, वी विल हेल्प, नो वरीज विद दैट। लेकिन अगर तुम्हारा कोई तो कोई ट्यूशन जाते हो, वहां जाते हो, वहां से भी पूछ सकते हो, लेकिन उन चीज़ों को क्लियर करो। अगर वो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता जाएगा ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम क्वाड्रेंट 4 की सॉर्ट आउट होती जाएगी, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट फर्स्ट में चला जाएगा। यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट। तो अभी समझ में आया ना, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ किसी भी सब्जेक्ट का, फर्स्ट के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होगी कि तुम थर्ड क्वाड्रेंट को सॉल्व करो। बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट को सॉल्व किया ना, मान लो एक चैप्टर भी तुम लोगों ने अगर अगले हफ्ते में थर्ड से फर्स्ट भेज दिया, मिनिमम तुम 3 से 4 नंबर का स्कोर बढ़ा रहे हो अपना एग्जाम में, राइट। और फोर्थ से फर्स्ट में भेज दिया तो भी तुम 3 से 4 नंबर का स्कोर बढ़ा रहे हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम्हारा सारा का सारा चैप्टर फर्स्ट में ही बैठा है। अगर सारा फर्स्ट में बैठा होता तो 100% आ रहा होता आज, राइट। सो थर्ड और फोर्थ पे फोकस करो, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स, अपने आप चीजें बन जाएंगी। आया समझ में कोऑर्डिनेट मेथड्स।
दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टुनाइट। ठीक है, अभी चलो, अभी अपन आगे चलते हैं। सो अभी क्या हुआ, मैंने अपना चार्ट बना लिया, मैंने ये समझ लिया कि भैया कहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है, और जिन चीज़ों पे मुझे फोकस करना है उन चीज़ों को मुझे किस तरह से पढ़ना है। अभी अपन बात करते हैं टेस्ट टेकिंग टेम्परामेंट की। राइट, ठीक है। टेस्ट टेकिंग टेम्परामेंट मतलब तुम्हें एग्जाम लिखना है, ये अपन सब लोग बात करते रहे, तुम्हें हजारों लोगों ने बोल दिया होगा बेटा टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखो, जितना टेस्ट लिखोगे उतना तुम्हारा टेम्परामेंट बनता है। स्कोर स्कोर आर डिफरेंट स्टोरी, कितना स्कोर आ रहा है, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वो 2.5 आवर का ना तुम्हारा एक स्टेमिना बनता है, एक सोच बनता है। राइट, जो तुम अपन एंग्जाइटी की बात कर रहे थे ना, एंग्जाइटी को थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है, जीरो नहीं होगा ट्रस्ट मी, बट कम हो जाएगा। सो टेम्परामेंट के लिए अपन क्या करेंगे, जितने ज़्यादा तुम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाओगे इन अ टेस्ट एनवायरनमेंट, उतना ज़्यादा फ़ायदा है, उतना ज़्यादा तुम्हें मालूम चलेगा कि हाँ मैं उन 2.5 घंटे में किस तरह से टाइम मैनेज कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जितने पिछले साल के पेपर्स हैं, अगर पिछले साल के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर इन सीबीएसई स्कूल, तो अपने आजू बाजू सीबीएसई स्कूल के जो प्री बोर्ड्स हुए होंगे, प्रीलिम्स हुए होंगे अभी, राइट, तो उनके प्रीलिम्स वाले पेपर ले लो। आईसीएसई बोर्ड में हो तो आईसीएसई बोर्ड वाले पेपर्स ले लो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कूल यार, अगर तुम एक फोन मिलाओगे तो 4 पेपर आ जाएगा तुम्हें दूसरे स्कूल से। आ जाता है ठीक है, नहीं आता तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस। राइट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। राइट, आशीष सर को मतलब तुम ऐसा देख सकते हो 24/7 हेल्पलाइन, कुछ भी प्रॉब्लम आए ना एकेडमिक्स में, यू नो आशीष सर इज देयर, विल हेल्प यू आउट इन वॉट एवर वे ही कैन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, अदर स्कूल के पेपर, प्री बोर्ड्स के पेपर उसी टेस्ट एनवायरनमेंट में लिखने हैं। अगर तुम्हारा पेपर, तुम्हारा एग्जाम सुबह 9 से 11:30 होने वाला है, राइट, या फिर 10 से 1:30 होने वाला है, या फिर 9 से 12 होने वाला है, सो अगर 9 से 12 तुम्हारा पेपर होगा ना, तो तुम्हें अपने सारे मॉक टेस्ट जो तुम घर पे लिखते हो वो भी तुम्हें सेम टाइम में लिखना है। राइट, वरना वैसा होगा, प्रिपरेशन में अपने दिमाग को कराता हूँ दोपहर में टेस्ट लिखने की, या रैंडम कभी भी दिन में लिखने की, और एग्जाम वाले दिन में एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा दिमाग 9 से 12 में काम करेगा। राइट, दिमाग भी तो अपना एक अपने आप में एक इंसान है, राइट, वो अपन से बहुत खेलता है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू प्ले विथ योर ओन ब्रेन। तो उसको टेम करना पड़ता है। टेम मतलब कि भैया तेरे को मैं आदत डालूंगा हर चीज की, दैट इज द ओनली वेपन दैट वी हैव एज अ ह्यूमन बीइंग टू टेम आवर ब्रेन्स। उसकी आदत डाल दो, राइट। अभी जैसे खाना खाने का है, हर घर में खाना खाने का टाइम अलग होता है, राइट। कोई लोग 6 बजे खाते हैं, 7 बजे खाते हैं, कोई लोग 8 बजे खाते हैं। अभी मेरे घर में हम लोग खाना खाते हैं 8:30, तो 6:30 मेरे को भूख नहीं लगेगी, राइट, बट जैसे 8:30 आने वाला होगा ना, ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी को भूख लगने लग जाएगी। तुम लोग अगर 7 बजे खाते हो तो 7 o'clock तुम लोगों को भूख लग जाएगी। क्यों? हमारी बॉडी को आदत हो चुकी है वो 7-7:30 खाना खाने की। वैसे ही दिमाग को भी आदत डालो ना कि 9 से 12 में तेरे को सॉल्व करना है, तभी जाके वो बोर्ड के एग्जाम के दिन ना एकदम तंदुरुस्त रहेगा। अरे 9 बज गया, अच्छा अब मुझे मालूम है ये मुझे बिठा के मुझसे पेपर लिखवाएगा, और 2.5 घंटा मेरे को है ना घिसता रहेगा एकदम, तो मुझे एक्टिव रहना है, ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगा। अभी तुम सोते हो, तुम रोज 9 से 11 में सोते हो, सो के उठते 11 बजे हो, और एग्जाम वाइज में दिमाग को बोलो कि 9 बजे उठ के तू पढ़ाई कर, सॉल्व कर ले आज, है ना? नहीं करेगा वो भी, ढीठ आदमी है, राइट। तो सेम टाइम में सेम एनर्जी, सेम स्लोट, सेम एम्बियंस, घर के अंदर कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फैन बंद, सॉरी यार, मोबाइल फोन बंद, फेसबुक बंद। मैं फेसबुक बोल रहा था, मेरे मुंह से गलती से फैन निकला। नहीं, फैन चलाओ यार आराम से, ऐसे गर्मी में मत एग्जाम देना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फोन, टीवी, लैपटॉप, वॉट एवर इट इज, इट हैज टू बी क्लोज्ड, यू एंड योर पेपर, दैट्स इट। अगर पेपर जल्दी खत्म हो गया तो भी 2.5 घंटे तक बैठो, चेक करो। अगर पेपर नहीं खत्म हुआ तो 2.5 घंटे के बाद में सोचो 2.5 घंटे में खत्म क्यों नहीं हुआ, क्या गलतियां की है मैंने, राइट। लेकिन 2.5 घंटे तुम्हें उस चेयर से नहीं उठना। तीसरा चीज इज वन ऑफ द कॉमन, राइट, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। अभी देखो, तुम लोग अपना बोर्ड का एग्जाम लिखोगे, राइट, अप्रैल मई में, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई तक कोविड नहीं जाने वाला है, बहुत डीट है। अभी 2-3 दिन से तो तुम न्यूज भी सुन रहे होंगे क्या चल रहा है बॉम्बे पुणे में। सो ये ऐसी आसानी से तो भागने वाला है नहीं। इसका मतलब अप्रैल मई के टाइम पे भी सोशल डिस्टेंसिंग तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब बेटा देखो, मास्क तो पहनना ही पहनना है एग्जामिनेशन हॉल में। और एग्जामिनेशन हॉल से पहले
अपन को आधा घंटा पहले उस एग्जामिनेशन हॉल में वहां पहुंचना पड़ता है, आधा घंटा, कभी कभी 45 मिनट्स घर से जाने का। इसका मतलब करीब करीब ना ना करते भी 4 घंटा मास्क मुंह पे लगा रहेगा, राइट। अब सोचो अभी तक तो अपन को आदत ही नहीं 4 घंटा मास्क लगाने की। सो घर पे जब तुम टेस्ट लिखोगे ना 2.5 आवर में उस टाइम स्लॉट में, मेक श्योर यू वेयर अ मास्क, बिकॉज एग्जाम में तुम्हें पहनना है। अगर अभी से आदत नहीं डालोगे तो एग्जाम में मास्क बहुत प्रॉब्लम करेगा तुम्हें, राइट, बिकॉज समथिंग ऑन योर फेस, उसकी अपन को आदत नहीं है। और उस मास्क के साथ में बोर्ड का पेपर लिखना 2.5 घंटा, राइट, डबल चीज हो जाएंगे, है ना। एक तो वैसे ही बोर्ड का लोगों ने हफ्वा बना रखा है हमारे दिमाग के अंदर, जैसे मास्क को पहन लो। तो अभी से मास्क का भी आदत डालो। अगर तुम कर रहे हो इट्स वेल एंड गुड, बट आई थिंक ये छोटी सी बात नॉर्मली अपने दिमाग से स्किप हो जाती है, और जो बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाएगी। मास्क पहनो, और नॉर्मल वाले मास्क पहनो, वो जो सर्जिकल मास्क आते हैं ना, राइट, जो डॉक्टर्स पहनते थे हॉस्पिटल्स में, आई थिंक 5 रुपए का है, 3 रुपए का, ऐसा कुछ आता है। सो वो वाले मास्क लगा के पहन के करो। कॉटन वाला मास्क और वो 3 लेयर 5 लेयर मत पहनो, राइट। उसमें तुम्हें सांस ही नहीं आएगा, सफोकेशन होगा, 3-4 घंटे नहीं बैठ पाओगे। सर्जिकल मास्क में थोड़ा सांस आराम से आता है। आई थिंक मोस्टली तुम्हें वही मास्क मिलेंगे वहाँ पे, बिकॉज बाकी सारे एग्जाम में बच्चों को वही मास्क दिए गए थे लास्ट ईयर। सो मास्क इज इम्पॉर्टेंट, राइट। मतलब बाहर जाते हो तब तो इम्पोर्टेंट है ही। अभी से क्या करो, राइट, मतलब थोड़ा सुनने में और लग रहा है, लेकिन हाँ, घर में जब भी तुम पेपर लिखोगे मास्क पहन के लिखो बेटा। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे एट द एंड। तो ये होगी अपने टेम्परामेंट की बातें, राइट। अभी चलो, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था अपना? टाइम टेबल। अभी देखो, अपन ने क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कोऑर्डिनेट बनाना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम टेबल, राइट। बचपन से लेके हर कोई बोलता होता है टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। एंड जितनी बार अपन बनाता है सही सेट, कभी फॉलो नहीं होता। फॉलो होता क्यों नहीं है, राइट? हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। बोलते सब है कि बेटा इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही ज्यादा मतलब एसेंशियल होता है टाइम टेबल। और हमने करके भी देखा और कभी फॉलो नहीं होता है, राइट। देखो, जितने भी तुम बच्चे टाइम टेबल बनाते हो, राइट, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, राइट, बट स्टिल आई नो ईच वन ऑफ यू मेक्स अ टाइम टेबल assuming either you are a superman, right, or you are a robot, or you are a alien। इंसान तो तुम अपने आप को कंसिडर ही नहीं करते हो जब तुम टाइम टेबल बना रहे होते हो। इसे बताओ ना एग्जाम्पल। 95% ऑफ बच्चे कैसा टाइम टेबल बनाते हैं? 7 o'clock आई विल वेक अप, right? 7:30 I will sit for my studies, 7:30 से 9 I will do quadratic equation, 9 to 10 bath and breakfast, right? एकदम मतलब 10 बजे उठ के मैं नहाऊंगा, 10 से 11 में मैं नहा के भी आ जाऊंगा, ब्रेकफास्ट भी कर दूंगा, राइट। सुबह सुबह मैं 7:30 बजे स्टार्ट करूंगा स्ट्रेट लाइंस, और 1.5 घंटे में स्ट्रेट लाइन खत्म भी हो जाएगा। फिर दोपहर में पढ़ूंगा फिजिक्स, 3 बजे पढ़ूंगा ये, शाम को पढ़ूंगा ये, और मस्त एकदम फुल प्लान, एकदम फुल प्रूफ प्लान बना रखा है अपन ने। और कुछ बच्चे होते हैं जो हफ्ते भर का बनाते हैं, कुछ बहुत मेहनती होते हैं महीने भर का बना लेते हैं एक ही बार में। एंड अगले दिन से जो होता है वो सारी कहानी तो आई थिंक ईच वन ऑफ अस नोस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, राइट। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा पूछूं कल सुबह तुम्हें नाश्ते में क्या खाने का मन करेगा? कल सुबह तुम्हें नाश्ते में क्या खाने का मन करेगा? हम में से कोई आंसर नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। वो सुबह का मूड सुबह ही होता है, राइट। सोच के देखो, जब तुम सुबह उठते हो, क्या हर दिन तुम सेम मूड, सेम एनर्जी, सेम फीलिंग के साथ उठते हो क्या? कभी कभी अपन ऐसे उठते हैं कि बस आज दुनिया मेरी मुट्ठी में होने वाली है, राइट। कभी कभी हम ऐसे होते हैं कि यार मेरे को उठना ही नहीं है, भगवान 2 घंटा और सोने दो, राइट। और कभी कभी एकदम हल्क बन के उठते हैं कि जो सामने आया आज मैं तोड़ फोड़ दूंगा सबको, राइट। होता है, हम सबके साथ में होता है। एवरी डे मॉर्निंग वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। डिफरेंट ह्यूमन बींग्स मतलब हमारा मूड अलग है, हमारी एनर्जी अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। और मैं एक रात पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ सुबह 7:30 बजे तो मैच करेगा बैठ के। अभी सोच के देखो, मेरा मूड अगर, मेरा दिमाग चल रहा है सुबह, मान लो एक्टिव है, मैं मैच करूंगा तो बन जाएगा। मैं उठा हूँ, मेरा दिमाग तो बंद है एक दिन उस दिन, अब मैं मैच करूंगा तो 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। अगर मैं उस दिन मैथ्स की जगह
एसएसटी कर लूंगा क्योंकि मेरा दिमाग बंद है, राइट? नो ऑफेंस टू एसएसटी, बट एसएसटी डज नॉट रिक्वायर दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू जस्ट हैव टू मग इट, राइट, और रीड इट, राइट? तो अगर मेरा दिमाग बंद है तो मैं सुबह एसएसटी करूंगा तो ज्यादा इफेक्टिवली कर पाऊंगा, और दिमाग चल रहा है तो मैथ्स करूंगा या साइंस करूंगा, राइट? दूसरी चीज, मैथ्स का स्ट्रेट लाइन 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, ये मुझे कैसे पता एक दिन पहले? हो सकता है 2 घंटे में हो जाए, हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, दैट इज, दीज आर दी फैक्टर जिसकी वजह से ना अपना डे वन से बैकलॉग बनने लगता है। अपन स्टार्ट करते हैं मैथ्स करना है स्ट्रेट लाइन, अरे यार 10 बज गए, तो आधा चैप्टर ही हुआ है, 12 बज गए, अब मेरा खत्म हुआ है, लो बीच का सारा टाइम टेबल बैंड बच गया, अब आगे वाला पूरा ऊपर नीचे होता रहेगा, राइट? सो मैंने 1.5 घंटे का प्लान किया था, 4 घंटा तो स्ट्रेट लाइन नहीं ले लिया, राइट? स्टार्ट करते ही मेरा टाइम टेबल का बैंड बच गया ना। सो इसलिए मैं बोलता हूँ टाइम टेबल ना प्लान होना चाहिए, बट रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड मतलब एकदम ना सुपरमैन या रोबोट टाइप्स नहीं है, अपन लोग ह्यूमन बींग्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट इमोशंस इन अस, और रोज सुबह अपन एक अलग इमोशन के साथ में उठते हैं जो हम में से किसी को भी नहीं पता। सो प्लानिंग तो रखो लेकिन फ्लेक्सिबल रखो। अब प्लानिंग भी रखना है, फ्लेक्सिबल भी रखना है। अब देखो मैं टाइम टेबल कैसे बनाता हूँ, राइट? इफ आई एम अ स्टूडेंट, राइट, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, और लेट्स से मेरा ये टारगेट है कि रोज का मुझे 6 घंटा मिनिमम पढ़ना है, ठीक है? अभी तुम कैसे पढ़ते हो मेरे को नहीं मालूम, मतलब मेरे को मालूम है तुम लोग कैसे पढ़ते हो, राइट? मतलब 6 घंटा पढ़ना है, मतलब बैठे, राइट, किताब यहाँ खुली है, राइट, सोच किसी और के बारे में है, राइट, मतलब ज्योग्राफी सामने खुल ओपन है, हम सोच रहे हैं अक्षय कुमार की अगली मूवी कौन सी आएगी, अरे यार सूर्यवंशी रिलीज ही नहीं हुई, मेरे को जाना था, राइट, अरे आज तो शिव जयंती, आज तो मेरे दोस्त नीचे पार्टी कर रहे होंगे, तो वहाँ, दिस इज नॉट स्टडीज। व्हेन यू से डिसाइड योर नंबर ऑफ आवर्स एंड डिसाइड, मान लो मैंने डिसाइड किया 6 आवर्स मेरे को पढ़ाई करनी है, अब देखो मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे तुम 6 घंटा पढ़ भी लोगे, राइट, सूर्यवंशी के बारे में भी सोच लोगे, राइट, किसी और के बारे में सोचना है तो उसके बारे में भी सोच लोगे, पार्टी भी कर लोगे, दोस्तों के साथ खेल भी लोगे, सब काम कर लोगे, बट वी नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे अपन, देखो सबसे पहले तो हमें हमारा टाइम टेबल जो बनाना है, टाइम टेबल वो हमें हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग बनाना है। ऐसा नहीं कि यार मेरे को कल राहुल ने फोन किया था 2 घंटे में उसका स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, तो मैंने टाइम टेबल बनाया अपना भी 2 घंटा डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, राहुल अलग है, राइट, राहुल अलग है, तुम अलग हो, अक्षय कुमार अलग है, हर किसी का अपना टाइम होता है, अपना तरीका होता है पढ़ने का। सो अपने तरीके से पढ़ाई करो। राहुल पापा मम्मी भाई बहन, वो भैया वो सर, नहीं भैया, सब अलग अलग इंसान थे। बातें सुनो, समझो, लेकिन फॉलो करो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी स्पीड पे पढ़ो। अपनी स्पीड का मतलब ये नहीं कि मैं सो रहा हूँ, राइट? अगर तुम्हें किसी चीज को पढ़ने में टाइम लग रहा है तो टाइम लगाओ। टाइम फिक्स मत करो कि मैं 2 घंटे में स्ट्रेट लाइन खत्म कर दूंगा, राइट? प्रोक्रेस्टिनेट तो वैसे ही अपन को नहीं करना, राइट? ये तो मैं अभी डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, उसको बनाने देते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अ ब्रेक, राइट? अभी समझो, अब मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बनाने का तरीका समझाता हूँ, और ये तरीका तुम्हारा हमेशा फॉलो होगा। बना के देखना कभी टाइम टेबल। अब देखो टाइम टेबल में आज तुम्हें क्या करना है, आज तुम कल का टाइम टेबल बनाओगे। अब कल का टाइम टेबल में क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 6 घंटा पढ़ना है। सो आज तुम ये तो जानते हो ना कि तुम्हारा एज अ ह्यूमन बीइंग किस टाइम स्लॉट में तुम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, किस टाइम स्लॉट में तुम सबसे ज्यादा डल होते हो, किस टाइम स्लॉट के अंदर तुम नॉर्मल होते हो। जैसे मुझसे पूछोगे ना, सुबह सुबह मैं थोड़ा डल रहता हूँ, राइट, मैं थोड़ा सा उल्टा आदमी हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा डल रहता हूँ। दोपहर में आई एम ऑन एवरेज। जैसे शाम होने लगती है ना, मैं एकदम हाइपर हो जाता हूँ, मतलब फुल ऑन एनर्जी, है ना, मतलब डोंट थिंक अदरवाइज, रात की बात नहीं कर रहा हूँ, शाम की, राइट, शाम मतलब 4 बजे के बाद में तो मेरे अंदर भरपूर एनर्जी होती है। जैसे तुम देखोगे ना, मेरे जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं ना, सेमिनार होते हैं, मेरे ऑफिस के लोगों को पता है आशीष का सेमिनार रखना ना शाम में रखो, इज मोर एनर्जेटिक इन दिस इवनिंग। अभी यही तुम सुबह करते ना मेरा सेमिनार, तो मैं ऐसा बोल रहा था, सुनो बेटा, टाइम टेबल बनाना है तुम्हें, बना लो यार, टाइम टेबल कर लो। हे, वैसा होता। अभी मैं कैसा हूँ, डिफरेंट तरीके से तुमसे बात कर रहा हूँ, बात मैं ही कर रहा हूँ, रही तरीका भी मैं ही बता रहा हूँ, बट फर्क हो जाता है। सो यू नो कि पूरे डे में किस समय तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, किस समय तुम बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हो। सो अकॉर्डिंगली 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना दो। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 7 से 9,
दोपहर में लेट्स से 1 to 3, राइट, और शाम को 7 to 8, 7 to 9, अगर मैं 6 घंटा पढ़ रहा हूँ तो। अगर तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2-2 घंटे के 4 बना दो, लेकिन स्लॉट्स बना दो, राइट। स्लॉट्स बना दिया मतलब अब 9 से 11, 1 से 3, 5 से 7, राइट, जो भी आपने स्लॉट बनाया। अब इन स्लॉट में मैं हमेशा पढ़ाई करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, तरसों भी करूंगा, आसमान ऊपर से नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, राइट, इंडिया में लॉकडाउन हो ना हो, आई डोंट केयर, ये 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करूंगा। फिक्स योर पढ़ाई के स्लॉट्स। अगर तुम पढ़ाई के स्लॉट्स फिक्स कर दोगे ना, मैंने एग्जांपल दिया था ना खाने वाला, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उन स्लॉट्स में तुम पढ़ने लग जाओगे, उन स्लॉट्स में तुम्हारी एफिशिएंसी हमेशा हायर रहेगी एज कम्पेयर टू बाकी स्लॉट्स। 3 स्लॉट्स बना दिए, राइट, बस। तुम्हारा टाइम टेबल का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन करो, और वो स्लॉट्स अपने दिन भर के स्केड्यूल में डाल दो, राइट। एंड वो एक बार जब डाला तो वो फिक्स रहेगा, वो रोज चेंज नहीं होगा स्लॉट। फिक्स मतलब 7 से 9, मतलब रोज 7 से 9 पढ़ने वालों में, ठीक है। अब देखो कल सुबह जब तुम उठोगे, राइट, तो अभी तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे स्लॉट में तुम क्या पढ़ने वाले हो, राइट। देन सुबह डिसाइड करो, अच्छा 7 से 9 अभी मेरा क्या मन कर रहा है, कम करता हूँ थोड़ा एसएसटी पढ़ लेता हूँ, राइट। अच्छा एसएसटी, तो अरे मेरा क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ये रहा क्वाड्रेंट, एसएसटी में थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कौन सा आ रहा है, अच्छा ये टॉपिक थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या, चलो मैं इसको अभी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, 7 से 9 में मैं ये वाला पढ़ूंगा। हुआ क्या, जैसे तुम्हारा मूड होगा ना बेटा, तुम वही चीज उस समय कर रहे होंगे। और ये तो तुम भी जानते हो बहुत अच्छे से कि जो चीज करने का तुम्हारा मूड है ना, उसमें तुम्हारी एफिशिएंसी 100% होती है, और वो 100% इफेक्टिव भी होता है। तो अब तुम्हें कोई सूर्यवंशी याद नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, राइट, आता ही नहीं है। जब हमारा करने का मन नहीं होता है ना, तब हमें सिंघम भी याद आता है, हमें दबंग भी याद आता है, हमें सूर्यवंशी भी याद आता है, सब याद आता है, फिर हमें सारा ब्रह्मांड आगे पीछे घूम रहा होता है। आए समझ में, राइट। सो सुबह सुबह उठ के डिसाइड करो 7 से 9 में क्या पढ़ना है। 7 से 9 में, अब 7 से 9 में वो टॉपिक तुम्हारा 50% हुआ, 70% हुआ, 100% हुआ, जितना हुआ। अगर थोड़ा सा बचा है, मान लो कि यार 2-3 पेज ही बचे हैं, 15-20 मिनट में और खत्म हो जाएगा, एक्सटेंड इट, राइट, इतना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि यार 2 घंटे में मेरा अभी 25% ही हुआ है, तो देन लीव इट, बाकी फिर अपन बाद में करेंगे। देन फिर उसके बाद में तुम अपना जो भी 2 घंटे तुमने पढ़ा है, उसके बाद तुमने अपना नहाने का ब्रेक लिया, खाने का ब्रेक लिया, वॉट एवर ब्रेक, गो एंड ब्रेक। ब्रेक में ना नहाना, खाना, टीवी देखना ये मत डाला करो। इफ यू आर टेकिंग अ 1 hour ब्रेक, राइट, 1 hour ब्रेक। नाउ व्हेन आई से ब्रेक, जैसे यहाँ पे लिखा भी, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। जब तुम ब्रेक लेते हो ना, सो ट्रस्ट मी, बहुत सारे मतलब बहुत सारे बच्चे ना, स्पेशली अपने स्कूल वाले बच्चे, मतलब तुम लोग करते क्या हो, अच्छा अभी मेरा ब्रेक है, एक काम करता हूँ, शेफाली को कॉल कर लेता हूँ। हाँ शेफाली, तूने कितना पढ़ा आज, तूने कौन सा टॉपिक किया, अरे कल वो सर ना बोर्ड के बारे में ये बोल रहे थे, अरे मेरा तो इतना ही हुआ। विल यू कॉल इट अ ब्रेक, राइट। ब्रेक का मतलब क्या होता है, अकेडमिक से हटो, अब तुम अकेडमिक के अलावा कुछ करो। तुम ब्रेक में भी क्या करते हो ना, फोन मिला के दोस्त से, पापा से, बहन से, दीदी से, किसी ना किसी से बात कर रहे हो, और बात भी क्या कर रहे हो, पढ़ाई की बातें कर रहे हो। Do not talk about academics when you are taking a break. तभी तो अपन अपना वो एक साइकोलॉजिकली भी एक्सर्शन होता रहता है। when you are in a break, don't talk about books, don't talk about boards, don't talk about any teacher, any student, talk about normal things, right, जो तुम्हें किताबों के अलावा, बुक्स के अलावा, टेंथ बोर्ड के अलावा, जो तुम्हें लाइफ में बात करना है ना, वो बात करो अपने ब्रेक में, राइट। खाना है, डांस करना है, नहाना है, धोना है, जो करना है कर भैया, किताबों की या एकेडमिक्स की बात नहीं करेगा। बट जब तू कहता है कि मैं 2 घंटा पढ़ने का स्लॉट है, तब फिर 2 घंटा तुम पढ़ो, फिर उस स्लॉट में खाने का, पीने का, राइट, ये सब ब्रेक नहीं होना चाहिए। व्हेन इट्स 2 hours स्टडी टाइम, इट्स अ 2 hour स्टडी टाइम। तो अगर तुम ऐसे करोगे ना, तो देखो तुम 7 से 9 बैठे, लाइक एक से, तो 9 से 1 ब्रेक, सोच के देखो। अगर मैं मान लो 8 घंटा पढ़ने का प्लान बताता हूँ तुम्हें, तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, 7 से 9 पढ़ लूंगा, ठीक है। क्योंकि 9 बजे तक घर में सब लोग उठ जाएंगे, मैं उनके साथ में अपना बात बात करना, उनके साथ में थोड़ा नाश्ता वाश्ता, घूमना फिरना हो गया, राइट। 12 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठ गया, 9 से 12, 3 घंटे का ब्रेक मिला है मुझे। 9 से 12, 12 से तो मैंने फिर से पढ़ाई कर ली। 2 बजे मैं खाना खाने के लिए बाहर आया, खाना वाना खाया, थोड़ा सो लिया, थोड़ा टीवी देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। 5 से 7 वापस से पढ़ लिया, राइट। 7 से 9 मैंने वापस से, या 7 से 9 देख लो, हाँ 7 से 9 मैंने खाना वाना खा लिया, पापा से बात कर लिया, मम्मी से बात कर लिया, दादी से बात कर लिया,
9 से 11 पढ़ा और 11 बजे सोने गया तो 11:30 12 तक मैं सो गया। अभी सोच के देखो, अगर 2-2 घंटे के मैंने 4 स्लॉट बनाए, 8 घंटा इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहा हूँ। 8 घंटा इज़ मोर देन इनफ। तुम आज की डेट में ना 10 घंटा बोलते हो कि सर मैं 10 घंटा पढ़ाई करता हूँ, बट अंदर से तुम भी जानते हो इफेक्टिवली तो अपन 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, राइट? और पूरा दिन भर टेंशन लेके बैठे हुए, बोर्ड बोर्ड ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ दिन भर। नहीं नहीं, सिर्फ पढ़ते रहोगे ना, या तुम उस फील में भी रहोगे ना दैट यू आर इनटू स्टडीज थ्रू आउट द डे, राइट फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टिल द टाइम यू स्लीप, राइट? ट्रस्ट मी, तुम्हारी एफिशिएंसी 100% नहीं आने वाली है। स्लॉट्स में पढ़ो, पढ़ो, फिर ब्रेक दो, खेलो, राइट? खेलो, या अभी तो कोविड है, राइट? तो बात करो, जो भी करना करो, राइट? वापस पढ़ने आ जाओ। तो अगर तुम्हें 8 घंटा करना है तो 2-2 घंटा हो जाएगा। 9 घंटा करना है तो 2-2-2-2, और कहीं पे 1 एक्स्ट्रा कर दो, या कहीं पे 3 घंटा कर दो। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा अपने बारे में पहचान के, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस, बिकॉज आज की डेट में वो मैं नहीं जानता। वो तुम जानते हो कि आज तुम मतलब कौन से टाइम में ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, कौन से में नहीं होते हो। सो अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। 1 डे 2 डे, 2 दिन तुम्हें मेहनत लगेगी, राइट? 2 दिन अगर तूने इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना तुम लोगों ने, तीसरे दिन तुम्हें नॉर्मल लगेगा ऑटोमेटिकली, एंड थर्ड डे यू विल बी, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग एवरीथिंग। क्या मैं खेल भी पा रहा हूँ, मैं टीवी भी देख पा रहा हूँ, मैं ये भी कर पा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई भी हो रहा है, पढ़ाई में चार्ट भी बना हुआ है, सब चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, और एफिशिएंसी भी 100% है। सिली मिस्टेक्स भी गायब हो गई है। आशीष सर ने एकदम मैजिकल मेरे को तरीका बता दिया पढ़ने का। ट्रस्ट मी, दिस इज द वन सीक्रेट अप्रोच और वे ऑफ प्रिपरेशन, जिसके थ्रू तुम करोगे ना तो तुम एंजॉय भी करोगे, मस्ती भी करोगे, और पढ़ाई भी साथ के साथ में होती रहेगी, right? तो ये हुआ अपना टाइम टेबल का। अभी देखो यहाँ तक समझ में आया? अभी तक मैं तुम्हें क्या क्या सिखा दिया। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? क्वाड्रेंट, चैप्टर्स पहचानो, राइट? क्वाड्रेंट में लेके जाओ, फिर हर क्वाड्रेंट में तुम्हें किस तरह से कहानी करनी है वो समझाया। सेकंड, राइट, तुम्हें पेपर लिखना कैसे है, मार्क्स लगाना है, पेपर की प्रैक्टिस करनी है, पिछले साल के 10 साल के पेपर्स लिखना कैसे। आई थिंक राइटिंग स्किल्स ईच वन ऑफ यू नो, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, राइट? सो पेपर्स लिखो, बिकॉज पेपर्स में तुम्हारा एक आदत बनेगा, एक स्टेमिना बनेगा, राइट? जितना पेपर्स, सी पेपर्स के मार्क्स को, मार्क्स से डीमोटिवेट मत हो। जो भी स्कोर आ रहा है ना, आज मान लो 70 का स्कोर आया फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो नेक्स्ट पेपर, इस पेपर का एनालिसिस करो कि तुम्हारे नंबर कहाँ गए हैं। जहाँ गए हैं वहाँ नेक्स्ट वाले पेपर में कोशिश करूंगा यहाँ नहीं जाए। तो 70 का टारगेट बनाओ, 75, या मैं अगले वाले पेपर में 5 नंबर बढ़ाऊंगा। सीधा 90 मत करो, 5-5 नंबर का इंक्रीज बनाते जाओ, गलतियां पहचानते जाओ, 5 नंबर का टारगेट बनाते जाओ। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके अपन उस स्कोर पे आ जाएंगे जिस स्कोर पे हमें आना है। ये हुआ अपना सबसे पहला पॉइंट, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। नाउ सेकंड थिंग कम्स व्हिच इज द एग्जाम स्ट्रेटजी, राइट? कि अभी हमें एग्जाम को कैसे लिखना है, right? अभी देखो, एग्जाम को कैसे लिखना है तो मैंने तुम्हें 2 अलग अलग बच्चे बताए थे, राइट? ए और बी, ठीक है? अभी देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी तुम यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना, राइट, एग्जाम, तो वहाँ पे कुछ और ही स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, राइट? मैंने मतलब कुछ कुछ बच्चे जैसे मुझे बता रहे थे तो मैंने भी देखा क्या होता है। मेक अ टाइम टेबल, राइट? फॉलो एवरीथिंग, रीड बुक, राइट? बेसिक चीज है, वो सबको पता है यार। टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है वो तो बताओ। बुक पढ़ना है वो तो मुझे पता है, बुक पढ़ना है, बट एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका बताओ, हर चैप्टर को कैसे क्या करना है। तो वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी अभी आगे अपना एग्जाम कैसे लिखना है अपन को, जो अपन बात कर रहे थे ए और बी की। अभी देखो, ए और बी, राइट, मतलब तुम बच्चों में से कोई भी बच्चा, राइट, तुम एक यूनिवर्सल तरीका किसी भी बच्चे के लिए नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बेटा तू है ना पहले फर्स्ट वाले कर, फिर सेकंड वाले कर, फिर ये कर, फिर वो कर, राइट, हो जाएगा। या फिर तू ऐसा कर, या फिर तू एग्जाम में ऐसा करना, तो एग्जाम में वैसा करना। अनलेस एंड अनटिल आई नो यू, राइट, या फिर मेरे को तुम्हारा स्ट्रेंथ और तुम्हारा वीकनेस अगर नहीं पता है, तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा उतने इफेक्टिव वे में। अब जैसे तो मेरे पास बच्चा है 10th का, राइट, जिसको मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अभी उसके बारे में अप एंड डाउन सब कुछ पता है कि बेटा तू ये गलती करता है, तेरा ये है। अभी जैसे कल ही एक सीबीएसई वाले बच्चे से हम बात कर रहे थे, राइट? सो मैंने उसका पेपर करवाया, सब कुछ किया, राइट?
तो मुझे मालूम चला कि अच्छा इस बच्चे की गलती क्या होती है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलतियाँ करता है हमेशा, राइट? जैसे अपन कहते हैं ना 1/x माइनस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करता है ना, ही ऑलवेज डज अ मिस्टेक। या फिर 3 इंटू एक्स माइनस वन होता है ना, तो ब्रैकेट लगाना भूल जाता है। सो 3 इंटू एक्स माइनस वन कर देता है और नीचे जाते जाते वो 3x माइनस वन हो जाता है, जबकि वो 3x माइनस थ्री होना चाहिए था। सो वो गलतियां हमें एग्जाम में, जो बच्चा गलतियां करता है ना कैलकुलेशन में या फिर राइटिंग में या फिर टेम्परामेंट में, या उसका स्ट्रेटेजी क्या है, वो हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के थ्रू उस बच्चे को बता सकते हैं ना। अभी सवाल ये आता है, मेरे बच्चों की तो मदद हो रही, चलो ठीक है, अभी तुम बच्चों की मैं मदद कैसे करूं एग्जाम को लिखने में, राइट? अभी कैसे देखो, अभी से लेके बोर्ड एग्जाम तक की तो कहानी मैंने सॉर्ट आउट कर दी तुम्हारी। अभी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो तुम होंगे 2.5 घंटा, राइट? बिकॉज वो भी अपन ने डिस्कस किया कि वो भी डिफाइन करता है अपने स्कोर को, राइट? कि अपन कैसा ले रहे हैं, किस तरह से अपन पेपर को हैंडल कर रहे हैं। वो 70%, 20%, 10%, हाउ वी आर हैंडलिंग दोज थिंग्स इनसाइड द एग्जामिनेशन। अगर मेरे से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो एग्जाम में सर मेरे को टेंशन आने लगता है, तो उस बच्चे को मुझे कैसे हेल्प करना है, राइट? किसी बच्चे का टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, किसी बच्चे का टाइम मैनेज हो रहा है, राइट? सो एवरीबडी हैज अ यूनिक प्रॉब्लम। जैसे तुम लोग अभी एक अलग अलग प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बात किया जो तुम्हारे रेस्पेक्टिव बोर्ड्स के मॉडरेटर्स होते हैं या पेपर सेटर्स होते हैं, मॉडरेटर्स, पेपर सेटर्स या एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो तुम्हारा पेपर बनाते हैं, जो तुम्हारा पेपर चेक करते हैं, वी हैड अ वर्ड विद देम, राइट? और हमने कि उन लोगों से पूछना ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एग्जाम में चेक क्या करना चाहते हैं, राइट? एक बच्चा किस तरह से एग्जाम के पेपर को हैंडल करे कि उसका स्कोर बेटर आ जाए, राइट? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक मॉक प्लेसमेंट, सॉरी, मॉक पेपर बनाया है, राइट? मॉक प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट अभी तुम लोगों के लिए बहुत दूर है, राइट? जो मॉक पेपर बना है, वो मॉक पेपर क्या है, हर बोर्ड के लिए इज अ डिफरेंट मॉक पेपर, ठीक है? जिसको हम प्रॉक्टर बोर्ड टेस्ट बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में बोलो तो बोर्ड का पेपर है, जो बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग, जो अपना रिड्यूस सिलेबस है ना, अभी कोविड के कारण अपना सिलेबस भी 25%, 30% कम 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 हो गया। तो जो रिड्यूस सिलेबस है, उस सिलेबस के ऊपर हमने एग्जैक्टली जैसा बोर्ड का पेपर आएगा, राइट, वही बोर्ड का पेपर हमने प्रिपेयर करवाया है। अभी वो बोर्ड का पेपर तुम में से कोई भी बच्चा लिखना चाहे तो वो उस बोर्ड के पेपर को लिख सकता है। अभी फायदा क्या होगा, अभी तुम कहते हो कि सर बोर्ड का पेपर तो देखो, मैं अभी अपने स्कूल में भी लिखा है, मेरा प्रीलिम चल रहा है, मेरा इंस्टीट्यूट है बोर्ड का, उसने भी मेरे को बहुत सारा पेपर कराया, बिल्कुल कराया, राइट? बट वो पेपर तुम्हारे टीचर ने कराया, ही नोज यू वेरी वेल। मैंने क्या बोला था, बोर्ड में और तुम्हारे नॉर्मल एग्जाम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है, तुम्हारा पेपर तुम्हारा स्कूल का टीचर चेक करता है, बोर्ड का पेपर बोर्ड का एग्जामिनर चेक करता है, राइट? बोर्ड का एग्जामिनर भी किसी और स्कूल का टीचर है, राइट? बट डिफरेंस क्या आ जाता है, तुम्हारा क्लास टीचर नोज अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। अभी मान लो जैसे आशीष का कॉपी आया, अच्छा आशीष, अच्छा ये इसने सिली मिस्टेक कर दिया यार, कई बार नंबर मिल जाते हैं, पर दे नो अस, कई बार उसका फायदा भी मिलता है। अच्छा आशीष तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसका आंसर निकाल दिया होगा, दे डोंट चेक। बोर्ड वाले के लिए तो आशीष हो, राम हो, श्याम हो, रहीम हो, सब बात बराबर है, राइट? उसको तो नाम दिखता भी नहीं है, राइट? वो नाम नहीं जाते उनके पास, तो वो तो तुम्हें हर बच्चे को न्यूट्रली चेक करता है, राइट? दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो इस मॉक टेस्ट का या इस बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट का फायदा क्या है, ये तुम्हारे बोर्ड पेपर्स है जो एक्स मॉडरेटर्स है उन्हीं लोगों ने बनाया है। तो जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि बोर्ड में बच्चा को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, वैसा ही वो पेपर है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि तुम ये पेपर जब लिखते हो, राइट, तुम्हारा जो आंसर कॉपी होगा, राइट, दैट यू विल सबमिट इट टू अस एंड वी विल गेट इट चेक्ड बाय दोज मॉडरेटर्स ओनली। इसका मतलब अगर मैं सीबीएसई का बच्चा हूँ, तो आज की डेट में मेरा जो पेपर होगा ना मैथ्स का, वो वही मेरा बोर्ड का मॉडरेटर ही मुझे चेक करके दे देगा। तो आज की डेट में मुझे ये मालूम चल जाएगा कि यार किस तरह की गलतियां मेरी होती हैं, राइट? किस तरह की चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, उनका एक फीडबैक मिल जाएगा। और इस एक बहुत बड़े फायदे के साथ में एक और अच्छी बात हो जाएगी, मुझे तुम्हारा आंसर की मिल जाएगा, मुझे तुम्हारा कॉपी मिल जाएगा। सो आई विल बी एबल टू सी कि अच्छा ये बच्चे ने यहाँ गलती की, ये बच्चे ने यहाँ गलती की, अच्छा ये इस तरह से चीजें सोच लेता है, इस तरह से नहीं सोच पाता है, इस वाले क्वेश्चन में तो अटक गया, इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं अटका।
So I will also have, you know, some idea about you as a student. Now if I have an idea about you as a student, then I can help you in making a strategy for a board exam. बिकॉज सोच के देखो ना, अभी तो तुम लोग बहुत मेच्योर हो, तुम लोग यू नो 10th में आ गए, इतना समझ तो है कि अगर मैं तुम्हें जानता नहीं तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता। अभी सोच के देखो ना, अगर सचिन तेंदुलकर को मान लो कोई बंदा जानता ही नहीं कि वो कौन है, क्या करता है, मैं बात कर रहा हूँ व्हेन सचिन वाज अ किड, राइट? तो हाउ वुड समबडी विल बी एबल टू ट्रेन हिम? जो उनके कोच होंगे, अभी कोच क्या करता है बैट्समैन का, जो उसकी वीकनेस जानता है तो उसकी वीकनेस को रिमूव कराने की कोशिश करता है। तो आई ऑल्सो नीड टू नो व्हाट इज योर वीकनेस, देन ओनली आई विल बी एबल टू वर्क यू आउट, ताकि तेरा वो वीकनेस निकल जाएगा ना। बाकी तो क्या बचा, स्ट्रेंथ बचा। जो वीकनेस था वो मैंने निकाल दिया, या फिर जो वीकनेस था उसको मैंने स्ट्रेंथ बना दिया। अभी प्रिपरेशन भी मस्त हो गया, एग्जाम का स्ट्रेटेजी भी मस्त है। अब उसके साथ तुम बोर्ड का पेपर लिखने जाओगे, राइट? तो 100 नंबर तो आने ही वाले हैं यार, क्यों नहीं आएंगे? राइट? आया समझ में? तो दिस इज अ फुल प्रूफ प्लान विच आई हैव डिस्कस विद यू, राइट? इन चीजों को फॉलो करते हो। हाँ, बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट जो है, राइट, तुम में से किसी भी बच्चे को अगर लिखना है तो अभी सेमिनार खत्म होने के बाद में आज या फिर कल तुम्हें एक मैसेज आ जाएगा। आई थिंक शायद मैसेज आज आ जाएगा, इफ आई एम श्योर, राइट? बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने वर्कशॉप लिया था तो बच्चों को सेम मीटिंग खत्म होती ही मैसेज गया था। तो तुम्हें अभी मैसेज आ जाएगा। तुम्हें अगर मॉक टेस्ट लिखना है तो तुम वहाँ पे यस कर सकते हो कि, या फिल कर सकते हो कि सर हाँ मुझे मॉक टेस्ट लिखना है, और वहाँ पे अपना डेट या अपना टाइम स्लॉट वहाँ पे डाल सकते हो कि सर मेरे को इस डेट पे लिखना है। आई थिंक तुम बच्चों के लिए जो आज वर्कशॉप कर रहे हैं उनके लिए देर आर 2 डेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट? बट फिर भी एक बार फॉर्म में चेक कर लेना। सो इन 2 डेट्स में से किसी भी एक डेट को आप पिक कर सकते हैं, और उस डेट पे आप अपना ये ऑनलाइन, सॉरी, अपना ये बोर्ड का प्रैक्टिस टेस्ट लिख सकते हैं। ये बोर्ड का प्रैक्टिस टेस्ट, राइट? अभी कोविड है, अभी हम तुम लोगों को हमारे सेंटर या यहाँ पे नहीं बुलाना चाहते। सो जब तुम ये फॉर्म फिल कर दोगे, लेट्स से तुमने वेडनेसडे का स्लॉट लिया, सो वेडनेसडे को या ट्यूसडे को, मतलब एक दिन पहले हमारे काउंसलर्स तुम लोगों से बात करके तुम्हारा टाइम फिक्स कर देंगे किस टाइम पे तुम टेस्ट लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को 2 से 4 तुम लिखोगे, 2 से 4.5, 2.5 घंटे का पेपर है। सो 2 बजे वो तुम्हें व्हाट्सएप कर देंगे तुम्हारे नंबर पे या तुम्हारे पेरेंट्स के नंबर पे, तुम्हें तुम्हारा बोर्ड का पेपर मिल जाएगा। उस पेपर को जैसे तुम बोर्ड में सॉल्व करोगे, एग्जैक्टली तुम्हें वैसे ही सॉल्व करना है। ऊपर अपना नाम लिखना है, राइट? मेक श्योर यू राइट योर नेम। उसके बाद अपना पेपर पूरा सॉल्व करो। जो तुम्हें स्ट्रेटेजी लगाना है उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग थिंक अबाउट एज इफ इट्स अ बोर्ड का पेपर, ठीक है? और वो पेपर करने के बाद में उस पेपर को स्कैन करके तो वापस से जिस नंबर से तुम्हें पेपर आया था उस नंबर पे स्कैन करके उस आंसर की को, तुम्हारे सॉल्यूशंस को वापस से भेज देना, राइट? फिर वो आगे अपना काम कर लेंगे, वो तुम्हारे आंसर की को फिर वो मॉडरेटर्स के पास भेजना, उनसे चेक करवाना, उनसे फीडबैक लाना, और फिर देन उसके बाद में वी विल सिट फॉर अ 1-to-1 फीडबैक, 1-to-1 काउंसलिंग, वॉट एवर यू कॉल इट, जहाँ पे वी विल एक्सप्लेन यू कि तुम्हारे पेपर में ये चीज़ें गलतियाँ थी, तुम ये चीज़ें नहीं करते हो, मेक श्योर यू डू दोज थिंग्स, राइट? जो भी हमें उस पेपर में कमी दिखेगी, राइट, जो भी हमारे पास फीडबैक आएगा कि ये बच्चे ने नहीं किया, ये उसको करना चाहिए, बोर्ड में ये मैंडेटरी है, ये ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए, वॉट एवर इट मे बी, वी विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू, राइट? तो 2 चीज़ें करनी है, एक तो तुम्हें फॉर्म फिल करना है बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, जो भी बच्चा करना चाहता है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, जिसको करना है, राइट, जिसको सीखना है, जिसको आगे जाना है वो करे, राइट? और दूसरा, टेस्ट एकदम एग्जाम की जैसे लिखना, ऐसा नहीं कि टेस्ट के बीच में बड़ा पाव भी खा रहे हो, है ना? क्योंकि देखो जैसा तुम टेस्ट लिखोगे तो उन चीज़ों से, चाहे वो मॉडरेटर हो चाहे वो मैं हूँ, राइट, वी विल बी एस्टिमेटिंग योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके बाद में हम उसी तरीके से हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, राइट? अगर हमें तुम गलत चीज़ें मालूम चलेंगी तो हमारी हेल्प भी उतना इफेक्टिव नहीं होंगी ना। आ रहा है बात समझ में, राइट? सो दैट इज about the board practice test. Okay, so the last thing before we go into the doubts and queries, there is this bridge program that Plus Minus Academy runs. It is for those students who wants to understand that thought process, या फिर क्या कहते हैं ना कि
10th से 11th में जो जंप आता है उस जंप को मिनिमाइज करने के लिए, लॉजिकली कंसेप्ट को सीखने के लिए, मैथ्स के कंसेप्ट, या जो बच्चे IIT जे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन्होंने फाउंडेशन किया है कि नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट 11th 12th में जो साइंस फील्ड में जाना चाहता है, दिस इज वन प्रोग्राम दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर मेनी ईयर, जहाँ पे हम, इट्स अ 30-day प्रोग्राम, राइट, जो बिल्कुल 30 डेज प्रोग्राम मतलब आपका एक महीने का प्रोग्राम हो गया, एक महीने में आपकी करीब करीब 10 या 11 लेक्चर्स ही होते हैं, बट उन लेक्चर्स में हम उन टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं जो 11th एंड 12th में आपको काम में आएंगे, लेकिन वो होते 10th 9th 8th में है, और जो उतने अच्छी तरह से हमें स्कूल्स में नहीं कराए जाते हैं, राइट. So one of the most important program as far as if you are looking for science. If you are not looking for science, then you might can skip it, right? और ब्रिज प्रोग्राम के बारे में अगर तुम्हें और कुछ मालूम करना तो यू कैन टॉक टू दी पीपल एट प्लस माइनस एकेडमी. सो अभी तो वो सब, ये प्रोग्राम तो ऑनलाइन ही रहेगा, तो और डिटेल्स तुम बात कर लेना, राइट, प्लस माइनस एकेडमी पे. सो आई थिंक आई हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन वेयर आई हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड, राइट, कि किस तरह से तुम्हारा प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह से तुम्हें एग्जाम में काम करना है, किस तरह से तुम्हें नेक्स्ट 70 डेज में प्लान करना है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है. नाउ प्लान मैं तुम्हें बना के दे दिया है, अब तुम्हें करना क्या है, आज रात को क्या क्या होगा, क्वाड्रेंट बनेगा, राइट, टाइम टेबल के स्लॉट्स डिफाइन होंगे, कल से अपना फॉलो, उन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा. सो तरीका मैंने बता दिया तुम्हें, यू जस्ट हैव टू पुट इन द एफर्ट्स. नाउ ओनली थिंग व्हिच इज मिसिंग इज योर एफर्ट्स, राइट. इस तरीके से मेहनत करो, राइट, 7 दिन मिनिमम, राइट, 8वें दिन से तुम्हें समझ में आएगा कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है तुम्हारे अंदर. So I have tried to explain you everything in this limited time, but हाँ, बहुत सारी चीज़ें कई बार छूट जाती है, कई बार रह जाती है, कई बार तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, राइट, कुछ अभी होंगी, कुछ शायद 1 घंटे के बाद आएंगी, कुछ कल सुबह आएंगी. सो अभी जो क्वेरीज है, दोस क्वेरीज यू कैन आस्क मी राइट नाउ, राइट. और अगर बाद में कुछ आता है, तुम्हें कुछ और पूछना है, राइट, तुम्हें पर्सनली हमसे डिस्कस करना है कि नहीं, आई वांट टू टॉक टू आशीष सर पर्सनली, और मुझे अपनी जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है 10th की, कि सर बोर्ड में ऐसा हो रहा है, एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जाम में वो प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रॉम ए टू जेड, वॉट एवर इट इज, राइट, राइट, कितना ही छोटे से छोटा प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना ही बड़े से बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, यू जस्ट कनेक्ट विद अस, आई विल सॉर्ट इट आउट, राइट. इतने सालों से हम ये सब वर्कशॉप्स कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, तो आई नो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू शेयर. तो अगर तुम्हें कुछ भी लगता है, तुम्हें शेयर करना है, राइट, या तुम्हें मुझसे पर्सनली बात करनी है कि नहीं, सर पर्सनली मेरी हेल्प कर दो, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस. अभी तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट है, पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जो भी डाउट है अभी राइट नाउ, यू कैन टेक, आई एम ओपन फॉर द डाउट्स. Excuse me.